नमस्कार साथियों। मैं रितेश आप लोगों को अपने यूट्यूब चैनल रितेश ऑनलाइन क्लासेस पर स्वागत है। दोस्तों, आज मैं आप लोग को युक्ति का जो फास्ट ट्रैक इतिहास का जो है बुक उसको मैं कवर कराने जा रहा हूँ। इसमें एंशिएंट हिस्ट्री, मेडिएवल हिस्ट्री और मॉडर्न हिस्ट्री तीनों ही हैं। मैं इन तीनों को ही टॉपिक वाइज कवर कराने जा रहा हूँ। देखिए, ये बुक क्योंकि रिवीजन के लिए बहुत ही इंपॉर्टेंट है। इसमें ज़्यादा कहानियाँ नहीं होगा, एकदम टू द फैक्ट्स की बात करेंगे, जिससे क्वेश्चन आने की संभावना होता है या क्वेश्चन ऑलरेडी आए हुए हों। तो इसमें टेबुलर फॉर्म में ज़्यादा चीज़ों को दिखाया गया है, तो हम उसी सब चीज़ों पे ज़्यादा हिट करने वाले हैं। तो शुरुआत करेंगे हम लोग एंशिएंट हिस्ट्री से। एंशिएंट हिस्ट्री में देख लीजिए क्या क्या हम लोगों को टॉपिक कवर करने हैं। तो प्राचीन भारतीय इतिहास के स्रोत, ऐतिहासिक काल, सिंधु हड़प्पा सभ्यता, वैदिक सभ्यता, बौद्ध जैन शैव भागवत धर्म, महाजनपद काल, मौर्य काल, मौर्योत्तर काल, संगम काल, गुप्तोत्तर काल, स्थापत्य कला और विविध प्राचीन भारत। और इसके बाद मध्यकालीन के लिए ये दो इम्पोर्टेंट हो जाते हैं कि पूर्व मध्यकाल में उत्तर भारत कैसा था और उत्तर भारत। तो हम लोग ये टोटल शुरू के 17 चैप्टर्स देखेंगे सिलसिलेवार ढंग से। थोड़ा हम लोग टोटल ये कितने पेज का है, 53 पेज का है। कोशिश करते हैं कि हर दिन हम लोग 10-10 पेज के आसपास कवर कर सकते हैं तो कर लें। फिर मध्यकालीन भारत करवा दूंगा। मध्यकालीन भारत ज़्यादा नहीं है, मध्यकालीन भारत केवल 93 पेज तक है। मतलब लगभग 40 पेज के आसपास मध्यकालीन है। फिर अच्छे से आधुनिक भारत है, जो कि मैं आप लोगों को फिर करवा दूंगा। तो आइए चलिए शुरू करते हैं। सबसे पहले इसमें जो दिखाया गया है वो बताया ये गया है, भारत का इतिहास को जानते हैं आप लोग कि 3 भागों में बांटा गया है। पहला प्रागैतिहासिक काल, आदि ऐतिहासिक काल और ऐतिहासिक काल। दोस्तों देखिए, प्रागैतिहासिक काल में लिखने का साक्ष्य नहीं मिला है, और ना ही जब लिखने का साक्ष्य नहीं मिला है तो पढ़ने का साक्ष्य कहाँ से मिलेगा। लेकिन आद्य ऐतिहासिक में लिखने का साक्ष्य मिलता है पर पढ़ा नहीं गया है। ऐतिहासिक काल में लिखने का भी साक्ष्य मिला है और पढ़ा भी गया है। देखिए, आद्य ऐतिहासिक काल में एक्चुअली में एक जगह पे आद्य ऐतिहासिक काल को 2 भागों में बांट के पढ़ते हैं। पहले इसी को देख लीजिए। आद्य ऐतिहासिक काल को 2 भागों में बांट कर पढ़ते हैं। एक को बोला जाता है सिंधु घाटी सभ्यता, दूसरे को बोला जाता है वैदिक सभ्यता। इसमें लिखने का साक्ष्य तो उपलब्ध है पर पढ़ा नहीं गया है। इसमें लिखने का साक्ष्य है पर पढ़ा भी गया है। अब देख लीजिए, प्रागैतिहासिक काल को 3 बांटों में बांटा गया है। एक पुरा प्रस्तर काल और दूसरा मध्य प्रस्तर काल और तीसरा नव प्रस्तर काल। देखिए, अज्ञात काल से मतलब जिस वक्त हम लोग समय उमय के बारे में जानकारी नहीं लेते हैं, माने अननोन टाइम से, जिसको कह सकते हैं आप एक बार के लिए कि इन्फिनिटिव से लेके 8000 ईस्वी पूर्व तक बोला गया है पूरा प्रशस्त्र काल। और 8000 से लेके 4000 बीसी तक बोला गया है मध्य प्रस्तर काल। और 4000 से लेके 2500 तक बोला गया है, बीसी तक बोला गया नव प्रस्तर काल। और इसी काल को प्रागैतिहासिक काल के नाम से भी जानते हैं। अब देखिए, इसके बाद आ जाता है ये अगला डेट याद रखिए कि जो सिंधु घाटी सभ्यता और वैदिक सभ्यता का काल, जिसको 2500 बीसी से लेके 1500 बीसी तक को बोला गया है सिंधु घाटी सभ्यता। और वैदिक सभ्यता को, जो कि वैदिक सभ्यता को भी 2 भागों में बांटा गया है। तो वैदिक सभ्यता शुरू में तो 1500 से 600 ईस्वी पूर्व तक माना गया है, लेकिन ऋग वैदिक काल को 1500 से लेके 1000 ईस्वी पूर्व तक माना गया है। और उत्तर वैदिक काल को 1000 ईस्वी पूर्व से लेके 600 ईस्वी पूर्व तक माना गया है। तो डेट को एक बार फिर से याद रखेंगे। सिंधु घाटी, पहले एक बार फिर से शुरू से देख लीजिए डेट में कि प्रागैतिहासिक काल को 3 भाग में बांटा गया है, पूरा प्रस्तर काल और मध्य प्रस्तर काल और तीसरा नव प्रस्तर काल। पूरा प्रस्तर काल में अज्ञात काल से लेके 8000 ईसा पूर्व तक बोला गया है, और 8000 ईसा पूर्व से 4000 ईसा पूर्व तक मध्य प्रस्तर काल को बोला गया है। और नव प्रस्तर काल को 4000 से 2500 तक ईस्वी पूर्व तक बोला गया है। फिर 2500 से 1500 ईस्वी पूर्व तक, माने 1000 साल का सिंधु घाटी सभ्यता था। और वैदिक सभ्यता 1500 ईस्वी पूर्व से 600 ईस्वी पूर्व तक था।
इस वैदिक सभ्यता को भी दो भागों में बांट के हम लोग पढ़ेंगे। एक को ऋग वैदिक काल, जिसको 1500 से 1000 ईस्वी पूर्व, और उत्तर वैदिक काल को 1000 से 600 ईस्वी पूर्व। फिर बात करेंगे हम लोग ऐतिहासिक काल का। जानते हैं आप लोग कि ऐतिहासिक काल को 3 कालखंडों में पढ़ेंगे: प्राचीन भारत का इतिहास, मध्यकालीन भारत का इतिहास और आधुनिक भारत का इतिहास। हम लोग मध्यकालीन भारत के इतिहास को ये वाला चीज़ उसमें पढ़ेंगे, और आधुनिक भारत को पढ़ेंगे 1858 से लेके 15 अगस्त 1947 तक का कहानी। मध्यकालीन भारत को 712 ईस्वी से 1898 ईस्वी तक पढ़ेंगे, और इसमें पूर्व मध्यकालीन भारत पढ़ेंगे, उत्तर मध्यकालीन भारत पढ़ेंगे। तो ये सब उसमें पढ़ लेंगे मध्यकालीन भारत में। फिलहाल हम लोग का जो आज टॉपिक होगा वो प्राचीन भारतीय इतिहास, जो कि 600 से 712 ईस्वी तक का कहानी होगा। 600 बीसी से लेके 712 ईस्वी, तकरीबन देखा जाए तो 1300 साल का कहानी हम लोग प्राचीन इतिहास में जानेंगे। दोस्तों, मध्यकालीन इतिहास में 712 से लेके 1800 तक का कहानी जानेंगे। तकरीबन इसमें भी 1100 का कहानी है, इसमें 1300 का कहानी पता चलेगा, इसमें 1100 का कहानी। और आधुनिक भारत में केवल 1858 से 1947 तक का कहानी जानेंगे। तो देखिए, अगर प्राचीन इतिहास की बात करेंगे तो हम लोग महाजनपद काल पढ़ेंगे, मगध साम्राज्य पढ़ेंगे, फिर मौर्य साम्राज्य संगम काल चेर पांडचोल पढ़ेंगे, फिर मौर्य काल के बाद वाला काल पढ़ेंगे, फिर गुप्त साम्राज्य पढ़ेंगे, और हर्षवर्धन काल, जो कि 600 से 647 ईस्वी पूर्व तक का काल को पढ़ेंगे। तो हम लोग इतने सारे चीज़ों को पढ़ने जा रहे हैं। तो आइए हम लोग शुरुआत करते हैं सबसे पहला चैप्टर प्राचीन भारतीय इतिहास के स्रोत से। चैप्टर का क्या नाम है? प्राचीन भारतीय इतिहास के स्रोत। तो आइए, इसमें सबसे पहला टॉपिक जो हम लोग करने जा रहे हैं आज, वो करने जा रहे हैं पुरातात्विक स्रोत। पुरातात्विक स्रोत पुरातात्विक स्रोत। चलिए, इसके पहले सवाल की तरफ देखें। सब वन लाइनर्स हैं, जहाँ जहाँ टेबुलर होगा उसको अच्छे से रुक के करवा देंगे, जो वन लाइनर होगा 2-3 बार बोल के ख़त्म करा देंगे। देखिए, प्राचीन भारत के अधिकतर अभिलेख किस पर खुदे मिले हैं? तो पत्थर या धातु के चादरों पर। जो प्राचीन भारत के अधिकतर अभिलेख हैं किस पर खुदे मिले हैं? तो पत्थर पर या धातु की चादरों पर। इसीलिए ये दोनों पे खुदे हुए मिले हैं, जिसके वजह से आज तक इसके साक्ष्य मिलते हैं। भारत का जो हिंदी है, पंजाबी है, बंगाली है, गुजराती, मराठी, तमिल, तेलुगु, कन्नड़, इन सब भाषाओं का जो लिपि है, वो लिपि किस लिपि से विकास हुआ है? तो वो हुआ है ब्राह्मी लिपि से। भारत की हिंदी, पंजाबी, बंगाली, गुजराती, मराठी, तमिल, तेलुगु, कन्नड़ आदि सभी भाषाओं की लिपियों का विकास किस लिपि से हुआ है? तो ब्राह्मी लिपि से हुआ है। उत्तर पश्चिमी भारत में मिले अशोक के कुछ अभिलेख किस लिपि में हैं? तो वो हैं खरोष्टी लिपि में। उत्तर पश्चिमी भारत में मिले अशोक के कुछ अभिलेख किस लिपि में हैं? तो खरोष्टी लिपि में हैं। उत्तर पश्चिमी भारत में मिले अशोक के कुछ अभिलेख किस लिपि में हैं? तो वो हैं खरोष्टी लिपि में। उत्तर पश्चिमी भारत में मिले अशोक के कुछ अभिलेख किस लिपि में हैं? तो खरोष्टी लिपि। फिर बोल रहा है कि ये जो खरोष्टी लिपि है वो फारसी लिपि की भांति लिखा जाता है। खरोष्टी लिपि किस प्रकार लिखा जाता है? फारसी लिपि की तरह। वो किस प्रकार लिखा जाता है? तो वो लिखा जाता है दाईं से बाईं ओर, दाईं से बाईं ओर। खरोष्टी लिपि फारसी लिपि की भांति लिखा जाता है। खरोष्टी लिपि किस प्रकार लिखा जाता है? तो दाईं से बाईं ओर। गुप्त काल से पहले के अधिकतर अभिलेख किस भाषा में हैं? तो वो हैं प्राकृत भाषा में। गुप्त काल से पहले के अधिकतर अभिलेख किस भाषा में हैं? प्राकृत भाषा में। गुप्त एवं गुप्तोत्तर माने गुप्त काल के बाद के अधिकतर अभिलेख किस भाषा में हैं? संस्कृत भाषा में। देखिए, गुप्त काल, अगर आप गुप्त काल को मानते हैं मेजरमेंट, तो इसके पहले जितने भी अभिलेख आपको मिलेंगे ना, वो मिलेंगे संस्कृत भाषा में। और गुप्त काल से लेके और गुप्त काल के बाद के टाइम पीरियड में जो मिलेंगे वो मिलेंगे संस्कृत भाषा में। एक सेकंड, मैं आपको जानता हूँ मैंने गलती बता दिया, यहाँ संस्कृत नहीं होगा, यहाँ प्राकृत भाषा होगा। हाँ, सुनिए फिर से ध्यान से, यहाँ प्राकृत भाषा होगा। मैंने क्या कहा? मैंने कहा गुप्त काल के पहले जितने भी अभिलेख मिलेंगे वो प्राकृत भाषा में मिलेंगे, और गुप्त काल से और गुप्त काल के बाद जो भी अभिलेख मिलेंगे वो संस्कृत भाषा में मिलेंगे। पुष्यमित्र शुंग ने अश्वमेघ यज्ञ किए थे, यह ज्ञात किससे होता है? तो पतंजलि के महाभाष्य से। पुष्यमित्र शुंग ने अश्वमेघ यज्ञ किए थे, यह ज्ञात होता है पतंजलि के महाभाष्य से।
देखिए, एशिया माइनर में किस स्थानों पे लगभग 1400 बीसी, माने 1400 ईसा पूर्व का मतलब 1400 बीसी का संधि पत्र अभिलेख मिला है। एक एक अभिलेख मिला है जिस अभिलेख को संधि पत्र अभिलेख बोला गया है, और ये मिला है एशिया माइनर में। तो एशिया माइनर के कौन सा स्थान से 1400 बीसी पूर्व का संधि पत्र अभिलेख मिला है? तो वो मिला है बोगाजकोई नामक स्थान पर। बोगाजकोई नामक स्थान पर एशिया माइनर में किस स्थान पर लगभग 1400 ईसा पूर्व का संधि पत्र अभिलेख मिला है? तो बोगाजकोई नामक स्थान पर। भारत के प्राचीनतम सिक्कों पर अनेक प्रकार के चिन्ह उत्कीर्ण हैं। जिन सिक्कों पर किसी प्रकार के चिन्ह नहीं हैं, ऐसे सिक्के क्या कहलाते हैं? तो ऐसे सिक्के आहत सिक्के कहलाते हैं। भारत के प्राचीनतम सिक्कों पर अनेक प्रकार के चिन्ह उत्कीर्ण हैं। जिन सिक्कों पर किसी प्रकार के चिन्ह नहीं हैं, ऐसे सिक्के क्या कहलाते हैं? तो ऐसे सिक्के आहत सिक्के कहलाते हैं। सिक्कों के अध्ययन को न्यूमिज्मेटिक्स 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 कहा जाता है। सिक्कों के अध्ययन को क्या कहा जाता है? तो न्यूमिज्मेटिक्स। सिक्कों के अध्ययन को क्या कहा जाता है? तो न्यूमिज्मेटिक्स। अब देखिए, जावा में 9वीं शताब्दी में महायान धर्म बहुत लोकप्रिय हो गया था। इसका पता किससे चलता है? तो ये पता चलता है जावा के स्मारक बोरोबुदूर से। कहता है कि जावा के स्मारक बोरोबुदूर से पता चलता है। क्या पता चलता है? कि जावा में 9वीं शताब्दी में महायान धर्म बहुत लोकप्रिय हो गया था। इसका पता किससे चलता है? तो जावा के स्मारक बोरोबुदूर से। जावा में 9वीं शताब्दी में महायान धर्म बहुत लोकप्रिय हो गया था। इसका पता किससे चलता है? तो जावा के स्मारक बोरोबुदूर से चलता है। अब देखिए अगला सवाल, अगला मतलब पॉइंट्स कि मध्य भारत में भागवत धर्म विकसित होने का प्रमाण यवन राजदूत हेलियोडोरस के किस स्तंभ लेख से मिलता है? तो ये मिलता है वेसनगर, जो आज का विदिशा है, के गरुड़ स्तंभ से मिलता है। गरुड़ स्तंभ लेख से मिलता है। मध्य भारत में भागवत धर्म विकसित होने का प्रमाण यवन राजदूत हेलियोडोरस के किस स्तंभ से मिलता है? तो बेसनगर यानी विदिशा के गरुड़ स्तंभ से। मध्य भारत में भागवत धर्म विकसित होने के प्रमाण यवन राजदूत हेलियोडोरस के किस स्तंभ लेख से मिलता है? तो ये मिलता है बेसनगर विदिशा के गरुड़ स्तंभ लेख से। सर्वप्रथम भारतवर्ष का जिक्र किस अभिलेख में हुआ है? तो वो हुआ है हाथी गुम्फा अभिलेख में। सर्वप्रथम भारतवर्ष का जिक्र किस अभिलेख में हुआ है? तो वो हुआ है हाथी गुम्फा अभिलेख में। सर्वप्रथम भारतवर्ष का जिक्र किस अभिलेख में हुआ है? तो हाथी गुम्फा अभिलेख में। सर्वप्रथम दूरभिक्षिक की जानकारी देने वाला अभिलेख है, तो वो अभिलेख है शाहगौरा अभिलेख। सर्वप्रथम दुर्भिक्ष की जानकारी देने वाला अभिलेख कौन है? तो शाहगौरा अभिलेख। सर्वप्रथम दुर्भिक्ष की जानकारी देने वाला अभिलेख है शाहगौरा अभिलेख। रेशम बुनकर की श्रेणियों की जानकारी किससे प्राप्त होती है? तो मंदसौर अभिलेख से। रेशम बुनकर की श्रेणियों की जानकारी किससे प्राप्त होती है? तो मंदसौर अभिलेख से। सर्वप्रथम सिक्कों पर लेख लिखने का कार्य किन शासकों ने किया? तो यवन शासकों ने किया। जो सर्वप्रथम सिक्कों पर लेख लिखने का कार्य किन शासकों ने किया? तो यवन शासकों ने किया। सर्वप्रथम भारत पर होने वाले हुन आक्रमण की जानकारी किस लेख से प्राप्त होती है? तो भीतरी स्तंभ लेख से प्राप्त होती है। सर्वप्रथम भारत पर होने वाले हुन आक्रमण की जानकारी किस अभिलेख से प्राप्त होती है? तो भीतरी स्तंभ लेख से प्राप्त होती है। अभिलेखों का अध्ययन क्या कहलाता है? तो अभिलेखों का अध्ययन एपिग्राफी कहलाता है। अभिलेखों का अध्ययन क्या कहलाता है? तो एपिग्राफी। साहित्यिक स्रोत अब देखते हैं। अब यहाँ से साहित्यिक स्रोत के बारे में चर्चा करेंगे। तो देखिए, साहित्यिक स्रोत की अगर हम चर्चा करें तो सबसे पहले ऋग्वेद में 8वें मंडल के हस्तलिखित रचनाओं को क्या कहा जाता है? तो उसको तो खिल कहते हैं। ऋग्वेद के 8वें मंडल के हस्तलिखित रचनाओं को क्या कहा जाता है? तो खिल। वामनावतार के 3 पगों के आख्यान का प्राचीनतम स्रोत है ऋग्वेद। वामनावतार के 3 पगों के आख्यान का
माने आख्यान का मतलब एक्सप्लानेशन का प्राचीनतम स्रोत है ऋग्वेद। वामनावतार के 3 पगों के आख्यान का प्राचीनतम स्रोत है ऋग्वेद। संयुक्त राष्ट्र शैक्षिक, वैज्ञानिक और सांस्कृतिक संगठन यूनेस्को द्वारा ऋग्वेद को विश्व मानव धरोहर की साहित्य में शामिल किया गया। ये जो आपने यूनेस्को का नाम सुने हैं, तो वो उसके द्वारा ऋग्वेद को विश्व मानव धरोहर की साहित्य में शामिल किया गया है। अगला सवाल देख लीजिए। ऋग्वेद में किसकी राजनीतिक प्रणाली एवं इतिहास के बारे में जानकारी मिलती है? तो आर्यों की मिलती है। ऋग्वेद में किसकी राजनीतिक प्रणाली एवं इतिहास के बारे में जानकारी मिलती है? तो आर्यों की मिलती है। ऋग्वेद में कितने मंडल हैं? तो ऋग्वेद में जो मंडल हैं 10 हैं। ऋग्वेद में कितने मंडल हैं? 10 मंडल हैं। ऋग्वेद में कितने मंडल हैं? 10 मंडल। चतुर्वर्ण्यम समाज की कल्पना का आदि स्रोत किस वेद में है? तो ऋग्वेद के 10वें मंडल में वर्णित पुरुष सूक्त में है। चतुर्वर्ण समाज की कल्पना का आदि स्रोत किस वेद में है? ऋग्वेद के 10वें मंडल में वर्णित पुरुष सूक्त में है। चतुर्वर्ण्य समाज की कल्पना का आदि स्रोत किस वेद में है? तो ऋग्वेद के 10वें मंडल में है। 10वें मंडल में वर्णित पुरुष सूक्त में है। चतुर्वर्ण्यम समाज की कल्पना का आदि स्रोत किस वेद में है? तो ये है ऋग्वेद के 10वें मंडल में वर्णित पुरुष सूक्त में है। इंद्र के लिए 250 माने 250 तथा अग्नि के लिए 200 ऋचाओं की रचना किस वेद में की गई है? तो ये की गई है ऋग्वेद में। इंद्र के 250 तथा अग्नि के 200 ऋचाओं की रचना किस वेद में की गई है? तो ऋग्वेद में। इंद्र के लिए 250 तथा अग्नि के लिए 200 ऋचाओं की रचना किस वेद में की गई है? तो ऋग्वेद में की गई है। वैदिक काल के अंत में वेदों का ठीक प्रकार से समझने के लिए किसकी रचना हुई है? तो ये वेदांगों की रचना हुई है। वेदांगों की रचना हुई है। वैदिक काल के अंत में वेदों को अर्थ ठीक प्रकार से समझने के लिए किसकी रचना हुई है? तो वेदांगों की। अब देखिए ये वेदांग के बारे में। वेदों पहले तो जान लीजिए कि वेदों के कितने अंग हैं? तो 6 अंग हैं। वेदों के कितने अंग हैं? 6 अंग हैं। अब देखिए युक्ति का ज्ञान आपको बताते हैं, मतलब जो युक्ति के से रिलेटेड कुछ अच्छे से चीज़ दिए गए हैं, वो वाला देखिए क्या है। वेदों को समझने के लिए 6 वेदांग, वेदों को समझने के लिए मतलब 6 वेदांगों की रचना की है, जिसको वेद का अंग कहा जाता है। इन अंगों को अगर अच्छे से आप जानते हैं तभी आप वेद को समझ पाएंगे। तो ये 6 को आप याद रखेंगे। शिक्षा, ज्योतिष, कल्प। शिक्षा, ज्योतिष, कल्प। व्याकरण, निरुक्त, छंद। जो शिक्षा, ज्योतिष, कल्प, व्याकरण, निरुक्त, छंद। आप दो दो करके याद रखिए। शिक्षा ज्योतिष, शिक्षा ज्योतिष, शिक्षा ज्योतिष, शिक्षा ज्योतिष, कल्प व्याकरण, कल्प व्याकरण, कल्प व्याकरण, शिक्षा ज्योतिष, कल्प व्याकरण, शिक्षा ज्योतिष, कल्प व्याकरण और निरुक्त छंद, निरुक्त छंद, निरुक्त छंद, निरुक्त छत्र। तो हो गया शिक्षा ज्योतिष, कल्प, कल्प व्याकरण, कल्प व्याकरण, निरुक्त छंद, निरुक्त छंद। ये सभी वेदों के शुद्ध उच्चारण तथा यासिद करने में सहायक थे। देखिए शिक्षा का मतलब होता है उच्चारण विधि कि कैसे आप उच्चारण करेंगे। ज्योतिष का मतलब होता है भाग्यफल। कल्प का मतलब होता है कर्मकांड। व्याकरण का मतलब होता है शब्द व्युत्पत्ति। निरुक्त का मतलब होता है भाषा विज्ञान। और छंद का मतलब होता है चतुष्पदी श्लोक। छंद का मतलब होता है चतुष्पदी श्लोक। छंद श्लोक से समझ सकते हैं। निरुक्त का मतलब भाषा विज्ञान से समझ सकते हैं। व्याकरण का मतलब शब्द व्युत्पत्ति से समझ सकते हैं। कल्प का मतलब कर्मकांड से समझ सकते हैं। ज्योतिष का मतलब भाग्यफल से समझ सकते हैं। शिक्षा का मतलब उच्चारण विधि से समझ सकते हैं। ऐसे सूत्र जिनमें विधि और नियमों का प्रतिपादन किया गया है क्या कहलाते हैं? तो वो कल्प सूत्र कहलाते हैं। ऐसे सूत्र जिनमें विधि और नियमों का प्रतिपादन किया गया है क्या कहलाते हैं? तो कल्प सूत्र कहलाते हैं। कल्प सूत्रों के कितने भाग हैं? तो 3 भाग हैं। स्रोत सूत्र, गृह सूत्र और धर्म सूत्र। कल्प सूत्रों के कितने भाग हैं? तो 3। स्रोत सूत्र, गृह सूत्र और धर्म सूत्र। स्रोत सूत्र, गृह सूत्र और धर्म सूत्र। स्रोत सूत्र किसका उल्लेख है? यज्ञ संबंधी नियमों का। स्रोत सूत्र में किसका उल्लेख है? यज्ञ संबंधी नियमों का। गृह सूत्र में किसका उल्लेख है? तो मनुष्यों के लौकिक तथा पारलौकिक कर्तव्यों का विवेचन।
गृह सूत्र में किसका उल्लेख है? तो मनुष्यों के लौकिक तथा पारलौकिक कर्तव्यों का विवेचन। गृह सूत्र में किसका उल्लेख है? तो मनुष्यों के लौकिक तथा पारलौकिक कर्तव्यों का विवेचन। धर्म सूत्र में किसका उल्लेख है? धर्म सूत्र में धार्मिक, सामाजिक और राजनीतिक कर्तव्यों का। धार्मिक, सामाजिक एवं राजनीतिक कर्तव्यों का। देखिए, कल्प सूत्र के कितने भाग हैं? 3। स्रोत सूत्र, गृह सूत्र और धर्म सूत्र। इस स्रोत सूत्र में यज्ञ संबंधी नियमों का जिक्र है और गृह सूत्र में मनुष्यों के लौकिक तथा पारलौकिक कर्तव्यों का विवेचन है और धर्म सूत्र में धार्मिक, सामाजिक एवं राजनीतिक कर्तव्यों का है। व्याकरण ग्रंथों में सबसे महत्वपूर्ण ग्रंथ कौन सा है? व्याकरण ग्रंथों में सबसे महत्वपूर्ण ग्रंथ पाणिनि कृत अष्टाध्यायी है। अष्टाध्यायी है। व्याकरण ग्रंथों में सबसे महत्वपूर्ण ग्रंथ कौन सी है? तो पाणिनि कृत अष्टाध्यायी। ईसवी पूर्व माने सेकंड बीसी के बारे में बोल रहा है। दूसरी बीसी में पतंजलि ने अष्टाध्यायी पर महाभाष्य नामक टीका लिखी, जिससे हमें किसके बारे में जानकारी मिलती है? तो पुष्यमित्र शुंग के विषय में। 2 BC सेकंड बीसी दूसरी शताब्दी में पतंजलि ने अष्टाध्यायी पर महाभाष्य नामक टीका लिखी, जिससे हमें किसके बारे में जानकारी मिलती है? तो पुष्यमित्र शुंग के विषय में। निरुक्त यानी 5वीं BC 5 BC में जो निरुक्त है की रचना किसने की? यास्क ने। 5 BC में जो निरुक्त है उसकी रचना किसने की? यास्क ने। सूत्र साहित्य के बाद किसकी रचना हुई? स्मृतियों की। सूत्र साहित्य के बाद किसकी रचना हुई? स्मृतियों की। सबसे प्राचीन स्मृति क्या है? तो मनु स्मृति है। सबसे प्राचीन स्मृति क्या है? तो मनु स्मृति है। अब बताते हैं आप लोग को बौद्ध साहित्य और जैन साहित्य से रिलेटेड। बौद्ध साहित्य और जैन साहित्य से रिलेटेड स्रोत देख लीजिए। सबसे प्राचीन बौद्ध ग्रंथों कौन सा है? त्रिपिटक। अच्छा, एक बात और यहाँ पे क्लियर कर दूँ, जो अभी हम लोग सब पढ़ रहे हैं, ये वाला जो पेज अभी मैंने पढ़ा, इसमें आप सोच रहे होंगे क्या है ये? तो है तो क्वेश्चन ही, लेकिन ये जो त्रिपिटक सुन रहे हैं, प्रारंभिक बहुत साहित्य सुन रहे हैं, इससे हम लोग को इतिहास की जानकारी मिलती है और ये इतिहास की जानकारी पुराने समय की मिलती है। इसी तरीके से हम लोग को पढ़ना है, तो इस बात को थोड़ा ध्यान में रखते चलिएगा। प्राचीन भारत के सामाजिक तथा सांस्कृतिक जीवन की जानकारी किससे मिलती है? तो प्रारंभिक बौद्ध साहित्य से। प्राचीन भारत के सामाजिक तथा सांस्कृतिक जीवन की जानकारी किससे मिलती है? तो प्रारंभिक बौद्ध साहित्य से। बुद्ध के पूर्व जन्म की कहानी किसमें वर्णित है? जातक में। बुद्ध के पूर्व जन्म की कहानी किसमें वर्णित है? जातक में। जैन धर्म का प्रारंभिक इतिहास किससे ज्ञात होता है? तो कल्प सूत्र से। जैन धर्म का प्रारंभिक इतिहास किससे ज्ञात होता है? तो कल्प सूत्र से। अब देखिए, युक्ति ने कुछ पॉइंट्स बताया, बोला है कि कल्प सूत्र की रचना भद्रबाहु ने की थी। ये जो कल्प सूत्र है इसकी रचना किसने की थी? भद्रबाहु ने। कल्प सूत्र की रचना किसने की? भद्रबाहु ने। जैन धर्म का प्रारंभिक इतिहास किससे जाना जाता है? तो कल्प सूत्र से। बुद्ध के पूर्व जन्म की कहानी किसमें वर्णित है? जातक में। किस जैन ग्रंथ में महावीर के जीवन कृत्यों तथा अन्य समकालिक के साथ उनके संबंधों का वर्णन मिलता है? तो भगवती सूत्र में। किस जैन ग्रंथ में महावीर के जीवन कृत्यों तथा अन्य समकालिकों के साथ उनके संबंधों का वर्णन मिलता है? तो भगवती सूत्र में। किस जैन ग्रंथ में महावीर के जीवन कृत्यों तथा अन्य समकालिकों के साथ उनके संबंधों का वर्णन मिलता है? भगवती सूत्र में। अब देखिए, अब कुछ लोग विदेशी लोग आए उन यात्रा करने हिंदुस्तान का, तो यात्रा के दौरान अपना जैसे डायरी लिखते हैं ना, जैसे आजकल यूट्यूब का ज़माना है तो लोग यात्रा करने जाते हैं तो वीडियो बना लेते हैं और यूट्यूब पे अपलोड करते हैं। उसी प्रकार से विदेशी लोग जब भारत में यात्रा भ्रमण पे आए तो उन्होंने वर्णन किया अपने डायरी में। तो वो जो डायरी था, उस डायरी को पढ़ के भी हम लोग भारत के इतिहास के बारे में जानकारी लेते हैं। तो देखिए, विदेशियों के वृत्तांत के विवेचन को 3 वर्गों में विभाजित किया गया है। पहला, यूनान और रोम के लेखक थे। चीन यात्रियों के वृत्तांत, अरबी लेखक माने अरब के लोग आए थे इंडिया में, घूमे और लेख लिखे भारत के बारे में। चीन के लोग आए यात्रा पे भारत में और अपना यात्रा वृत्तांत लिखे भारत के बारे में। यहाँ से भी हम लोग को जानकारी मिलता है। और यूनान और रोम, रोम कहाँ है? इटली वाला, इटली का रोम, उनके भी लोग आए यहाँ भारत में, भ्रमण किए और लेख लिखे। तो इन सारे को बारे में जानते हैं बारी बारी से। तो सबसे पहले देखते हैं कि जब यूनान और रोम के लोग आए यहाँ पे भारत में और उन्होंने लिखे तो उनके लेखक ने क्या क्या कैसे कैसे बोला। तो यूनान और रोम के लेखकों में सबसे प्राचीन वृत्तांत किनका है? तो हेरोडोटस और टीसीएस के। यूनान और रोम के लेखकों में सबसे प्राचीन वृत्तांत किनका है? तो हेरोडोटस और टीसीएस के।
टीसीएस, ये टीसीएस नहीं है, ये है टीसीएस के। इतिहास के पिता किसे कहा जाता है? हेरोडोटस को। इतिहास का पिता किसे कहा जाता है? हेरोडोटस को। हेरोडोटस द्वारा लिखित पुस्तक का नाम हिस्टोरिका है। हेरोडोटस द्वारा लिखित पुस्तक का नाम क्या था? तो हिस्टोरिका। इनका किसके द्वारा लिखित पुस्तक है? मेगास्थनीज। इनका किसके द्वारा लिखित पुस्तक है? मेगास्थनीज। मेगास्थनीज सेल्यूकस के राजदूत के रूप में किसके दरबार में रहते थे? चंद्रगुप्त मौर्य के। मेगास्थनीज सेल्यूकस के राजदूत मेगास्थनीज सेल्यूकस के राजदूत के रूप में किसके दरबार में रहा था? तो चंद्रगुप्त मौर्य के। अब देखिए, एक अज्ञात यूनानी लेखक ने 80 ईस्वी के लगभग भारतीय समुद्र तट की यात्रा की। उसने अपने वर्णन में भारतीय बंदरगाहों के नाम तथा इससे आयात और निर्यात की जाने वाली वस्तुओं के नाम लिखे। इन सब का वर्णन किस पुस्तक में मिलता है? तो ये मिलता है पेरिपल्स ऑफ द एथेरियन सी। पेरिपल्स ऑफ द एरिथेरियन सी। एक अज्ञात यूनानी लेखक ने 80 ईस्वी के लगभग भारतीय समुद्र तट की यात्रा की। उसने अपने वर्णन में भारतीय बंदरगाहों के नाम तथा इससे आयात और निर्यात की जाने वाली वस्तुओं के नाम लिखे हैं। इन सब का वर्णन किस पुस्तक में मिलता है? तो पेरिपल्स ऑफ द एरिथेरियन सी। टॉलमी की किस पुस्तक से 150 ईस्वी के आसपास प्राचीन भारतीय भूगोल व वाणिज्य की जानकारी मिलती है? तो ज्योग्राफी से। टॉलमी की किस पुस्तक से 150 ईस्वी के आसपास प्राचीन भारतीय भूगोल व वाणिज्य की जानकारी मिलती है? तो ज्योग्राफी से। किस लेखक ने मेगास्थनीज के वर्णन से काल्पनिक माना है? स्ट्रैबो ने। किस लेखक ने मेगास्थनीज के वर्णन को काल्पनिक माना है? स्ट्रैबो ने। नेचुरल हिस्टोरिका भारत और इटली के बीच होने वाले व्यापारिक संबंधों की जानकारी देता है। यह पुस्तक प्लिनी के द्वारा लिखा गया था। नेचुरल हिस्टोरिका नेचुरलिस हिस्टोरिका भारत और इटली के बीच होने वाले व्यापारिक संबंधों की जानकारी देता है। यह पुस्तक प्लिनी के द्वारा लिखा गया था। अब बताते हैं चीनी यात्रियों का वृत्तांत। चीनी यात्रियों में सबसे अधिक महत्वपूर्ण वर्णन किनका है? तो फाहियान, हेनसुआंग और इत्सिंग का। 3 गो चीनी यात्री के बारे में अच्छे से याद रखें। चीनी यात्रियों में सबसे अधिक महत्वपूर्ण वर्णन किनके हैं? तो फाहियान, हेनसुआंग और इत्सिंग के। फाहियान 5वीं सदी ईस्वी में भारत आया था। फाहियान 5वीं सदी ईस्वी में भारत आया था और 14 वर्ष भारत में रहा। उसने विशेष रूप से बौद्ध धर्म की स्थिति के विषय में लिखा। वह किसके शासनकाल में भारत आया था? तो चंद्रगुप्त द्वितीय के काल में। फाहियान 5वीं सदी ईस्वी पूर्व 5वीं शती ईस्वी में भारत आया था और 14 वर्ष भारत में रहा। उसने विशेष रूप से बौद्ध धर्म की स्थिति के विषय में लिखा। वह किसके शासनकाल में भारत आया था? तो चंद्रगुप्त द्वितीय के शासनकाल में आया था। इत्सिंग भारत कब आया? तो 7वीं शताब्दी के अंत में। इत्सिंग भारत कब आया? तो 7वीं शताब्दी के अंत में। फिर गुप्त काल में भारत की सामाजिक, आर्थिक व धार्मिक स्थिति की जानकारी फाहियान की किस पुस्तक से मिलती है? तो फूको की। गुप्त काल में भारत की सामाजिक, आर्थिक, धार्मिक स्थिति, सामाजिक, आर्थिक और धार्मिक स्थिति की जानकारी फाहियान की किस पुस्तक से मिलती है? तो फूको की। अब देखिए, हेनसुआंग युआन चुआंग। हेनसुआंग को युआन चुआंग भी कहा जाता है। किसके शासनकाल में आया? तो ह से हेनसुआंग, ह से हर्षवर्धन के समय में। हेनसुआंग युआन चुआंग किसके शासनकाल में भारत आया? तो हर्षवर्धन के समय में। सी युकी की पुस्तक की रचना हेनसुआंग ने की। सी युकी की पुस्तक की रचना हेनसुआंग ने की। अब हम लोग अरबी लेखक के बारे में पढ़ते हैं। इसमें पहला कह रहा है कि सुलेमान नबी शताब्दी ईस्वी के मध्य में भारत आया था। उसने किसके बारे में लिखा? तो पाल और प्रतिहार राजाओं के विषय में। सुलेमान नबी शताब्दी ईस्वी के मध्य भारत में आया। उसने किसके बारे में लिखा? तो पाल और प्रतिहार राजाओं के विषय में। अल मसूदी, जिसने राष्ट्रकूट राजाओं की महत्ता के विषय में लिखा, भारत में कब आया? तो 941 ईस्वी में आया। 941 ईस्वी में आया। अल मसूदी, जिसने राष्ट्रकूट राजाओं की महत्ता के विषय में लिखा, भारत कब आया था? तो भारत आया था 941 ईस्वी पूर्व में। अल मसूदी, जिसने राष्ट्रकूट राजाओं के महत्ता के विषय में लिखा, कब आया था? तो 941 ईस्वी पूर्व में। 941 ईस्वी पूर्व में।
अरबी लेखकों में सबसे प्रमुख अल-बरूनी अबू रिहान था। वह किसका समकालीन था? तो महमूद गजनवी का। अरबी लेखकों में सबसे प्रमुख अल-बरूनी अबू रिहान था। वह किसका समकालीन था? तो महमूद गजनवी का। अल-बरूनी ने अपने किस ग्रंथ में भारत का बहुत तर्कसंगत और पूर्ण वर्णन लिखा? तहकीक उल हिंद में। अल-बरूनी ने अपना किस ग्रंथ में भारत का बहुत तर्कसंगत और पूर्ण वर्णन लिखा है? तो तहकीक उल हिंद में। देखिए, ये सारे आपको पता होगा कि सबसे पहले मानव इस प्रकार था, फिर उसका क्रम ऐसे बढ़ा, फिर ऐसे हुआ, फिर ऐसे हुआ, फिर हम लोग का ये मानव आज का वर्तमान का मानव है। इसमें बता रहा है कि कुछ इसमें दिया गया है कि कौन से उस टाइम के चीज़ थे। तो पूरा पाषाणकालीन स्थल बता रहा है। तो आप देखेंगे पलवरम, आतिकपरकम, मुंडियम, इस तरीके से। तो इसको खास याद नहीं रखना है, इसको आगे बढ़ जाइए। जो इंपॉर्टेंट रहेगा हम वही चीज़ करवाएंगे, जो इंपॉर्टेंट नहीं रहेगा हम छोड़ते चलेंगे, क्योंकि हम ये जो फॉलो कर रहे हैं इस बुक को बीपीएससी के पॉइंट ऑफ व्यू से कर रहे हैं। तो अब हम लोग सेकंड चैप्टर पढ़ेंगे, प्रागैतिहासिक काल यानी प्री हिस्टोरिक पीरियड्स। तो देख लीजिए, प्रागैतिहासिक काल को कौन सा काल बोला जाता है, मैंने इसके बारे में कुछ जान लेते हैं। इसके बारे में अगर हम लोग जानने चलते हैं तो पता चलता है कि वह काल जिसके लिए कोई लिखित सामग्री उपलब्ध नहीं है और जिसमें मानव का जीवन अपेक्षाकृत पूर्णतः सभ्य नहीं था, प्रागैतिहासिक काल कहलाता है। इस काल का इतिहास पुरातात्विक स्रोतों से ज्ञात होता है। इस काल को 3 भागों में विभाजित किया गया है। देखिए, कह रहा है कि प्रागैतिहासिक काल वह काल है जिसमें लिखित सामग्री उपलब्ध नहीं है और जिसमें मानव, जब लिखित है ही नहीं तो पढ़ेंगे क्या, जिसमें माना जाता है कि मानव का जीवन अपेक्षाकृत पूर्णतया सभ्य नहीं था। मैंने सभ्य नहीं था, लोग ऐसे नंगे उघाड़े ऐसे ही घूमते फिरते रहते थे। प्रागैतिहासिक काल कहलाता था। इस काल का इतिहास पुरातात्विक स्रोतों से ज्ञात होता है। फिर हम लोग को उस इतिहास के बारे में, हम लोग को जो खुदाई करते हैं उसमें से कुछ उसके अवशेष मिल जाते हैं, उसी से हम लोग अनुमान लगा लेते हैं। प्रागैतिहासिक काल के बारे में जान लेते हैं। इसमें देखिए, सबसे पहला टॉपिक है प्रागैतिहासिक काल। तो आइए शुरू करते हैं। भारत में पूरा पाषाण काल से संबंधित पुरातात्विक खोज की शुरू करने का श्रेय किसको जाता है? तो रॉबर्ट ब्रूस फूट को जाता है। भारत में पूरा पाषाण काल से संबंधित पुरातात्विक खोज को शुरू करने का श्रेय किसको जाता है? तो रॉबर्ट ब्रूस फूट को जाता है। इसका कुछ पॉइंट्स याद रख लीजिए कि भारत में पूरा पाषाण काल से संबंधित पुरातात्विक खोज को शुरू करने का श्रेय रॉबर्ट फूट को दिया जाता है। भारतीय भूवैज्ञानिक सर्वेक्षण के रॉबर्ट ब्रूस फूट ने वर्तमान तमिलनाडु राज्य के चिंगलपुर जिले के पल्लवरपुरम नामक पूरा स्थल से 30 मई 1863 ईस्वी को लेटेराइट के जमाव से हस्तकुठार खोज निकाला था। फिर से सुनेंगे कि यहाँ से सुनिए कि भारतीय भूवैज्ञानिक सर्वेक्षण के रॉबर्ट ब्रूस फूट के वर्तमान तमिलनाडु राज्य के चिंगलपुर जिला, कौन सा जिला? चिंगलपुर जिला के पल्लवपुरम नामक पूरा स्थल से 30 मई 1863 ईस्वी को लेटेराइट के जमाव से हस्तकुठार खोज निकाला था। आप सोच रहे होंगे ये कहाँ है? तो देखिए, पिछले फिगर्स में जो दिखाए थे वही है। ये है 1863 ईस्वी में सर्वप्रथम रॉबर्ट फूट ने मद्रास के निकट प्रथम हैंड एक्स प्राप्त किया था पल्लवपुरम में। तो याद हो गया ना? चलिए देखिए आगे। सबसे पहले अब इधर थोड़ा पढ़ लीजिए, उसके बाद जिस काल की जानकारी के लिए लिखित या प्रमाणिक सामग्री प्राप्त नहीं है उस काल को कहते हैं प्रागैतिहासिक काल। क्या? जिस काल की जानकारी के लिए लिखित या प्रमाणिक सामग्री प्राप्त नहीं है उस काल को कहते हैं प्रागैतिहासिक काल। देखिए, निम्नलिखित में से कौन सा स्थल प्रागैतिहासिक चित्रकाल के लिए प्रसिद्ध है? तो भीमबेटका। निम्नलिखित में से कौन सा स्थल प्रागैतिहासिक चित्रकला के लिए प्रसिद्ध है? तो बेटिका। इसमें कुछ और पॉइंट्स याद कर लीजिए। पहला तो कि मध्य प्रदेश के रायसेन जिले में स्थित भीमबेटका के प्रागैतिहासिक चित्रकला के मध्य पाषाण काल से संबंधित किया जाता है। ये गुफाएं प्रागैतिहासिक चित्रकला का श्रेष्ठ उदाहरण है। अगर पूछे कि प्रागैतिहासिक चित्रकला का श्रेष्ठ उदाहरण बताइए तो मध्य प्रदेश के रायसेन जिले में स्थित भीमबेटका। पहले तो याद कर लीजिए ये कि भीमबेटका है कहाँ। तो भीमबेटका है रायसेन जिले के मध्य प्रदेश के रायसेन जिले के अंदर स्थित है भीमबेटका। कि प्रागैतिहासिक
की चित्रकला के मध्यपाषाण काल से संबंधित किया जाता है। ये गुफाएं प्रागैतिहासिक चित्रकला का श्रेष्ठ उदाहरण है। आधुनिक मानव का विकास किससे हुआ है? तो प्राइमेट से हुआ है। आधुनिक मानव का विकास किससे हुआ है? तो प्राइमेट्स से हुआ है। अब देखिए, प्रागैतिहासिक काल का विभाजन अब हम लोग पढ़ते हैं कि प्रागैतिहासिक काल का विभाजन देखते हैं। तो प्रागैतिहासिक काल का विभाजन जो किया गया है वो पाषाण युग और धातु युग। धातु युग में कोई जैसे लोहा हो गया, कॉपर हो गया, तांबा हो गया, इस टाइप का। पाषाण युग में हम लोग पत्थर का उपयोग करते हैं। तो प्रागैतिहासिक काल का विभाजन जो किया गया है वो किया गया है इस प्रकार से कि पूरा पाषाण काल, मध्यपाषाण काल, नवपाषाण काल, और फिर धातु युग में ताम्रकालीन युग, कांस्य युग और लौह युग। ताम्र युग, कांस्य युग, लौह युग। इसका मीनिंग ये हुआ दोस्तों कि ताम्र यानी कि तांबा धातु में सबसे पहला धातु खोजा गया, फिर कांस्य खोजा गया, और कांसा कैसे बनाया गया? तो तांबा और टीन का, तांबा और टीन का कांस्य बना दिया गया। और ये ताम्र में लोग यूज करते थे, तांबा और पत्थर, इसलिए इसको ताम्र बोला गया। ताम्र का मतलब समझ में आया कि ताम्र और पत्थर इस्तेमाल किए तो ताम्र। कांस्य युग में समझ में आया, तांबा और टीन इस्तेमाल किए तो कांस्य हो गया। और लोहे युग में लौह। पत्थर के टुकड़ों से निर्मित घर को शैलाश्रय कहते हैं, शैलाश्रय कहलाते हैं। तो शैलाश्रय क्या कहलाते थे? तो पत्थर के टुकड़ों से निर्मित घर को शैलाश्रय कहलाते हैं। अब आगे से सुनिए, पाषाण युग के बारे में पहले आपको याद कराते हैं, उसके बाद आपको हम धातु युग में आएंगे। देखिए, पाषाण युग में 3 चीज़ें याद रखना है: पूरा पाषाण काल, मध्यपाषाण काल और नवपाषाण काल। पूरा पाषाण काल में प्राचीन पत्थर युग कहलाते थे, और ये मध्य पत्थर युग भी कहलाते हैं, ये नवीन पत्थर युग। देखिए, पूरा पाषाण को खोज करता थे रॉबर्ट ब्रूस फूट और जॉन इवास खोज करता थे जॉन इवांस खोज करता थे मध्यपाषाण काल का। और नवपाषाण का डॉक्टर प्राइमरोज। नवपाषाण का डॉक्टर प्राइमरोज। जॉन इवांस मध्य पाषाण का, और ब्रूस फूट पूरा पाषाण का। तो पहले याद रखिए कि पूरा पाषाण काल के खोजकर्ता कौन थे? तो रॉबर्ट ब्रूस फूट। मध्यपाषाण काल के खोजकर्ता कौन थे? जॉन इवांस। और नवपाषाण के काल के खोजकर्ता कौन थे? तो डॉक्टर प्राइमरोज। अब देखिए, पूरा पाषाण काल में लोग आखेटक और संग्राहक काल था। इसमें लोग आखेटक माने शिकार करते थे और संग्रह करके रखते थे। और आवास इनका शैलाश्रय अधिवास था, मतलब पत्थरों का आवास बना लेते थे। पूरा पाषाण काल में क्या करते थे? आखेटक थे और संग्राहक थे और पत्थरों का आवास बनाते थे। और जैसे मध्य पाषाण आया तो आखेटक तो रहे, लेकिन पशुपालक काल आ गया, माने कुछ पशुओं को पालने लगे। आवास इनका नदी तट अधिवास हो गया, माने नदी के किनारे पर रहने लगे। कब? मध्य पाषाण काल में। आखेटक तो रहे, लेकिन कुछ पशुओं का पालने भी लगे, और आवास इनका नदी तट में बना। फिर इन्होंने नव पाषाण में पहिए का आविष्कार कर लिया, और पहिए के साथ साथ कृषि का आविष्कार भी कर लिया। नव पाषाण में पहिया और कृषि का आविष्कार किए, और इनका जो घर होने लगा वो अस्थाई होने लगा, और यह गर्त में माने खोंद जिसको कहते हैं, खोहा में बना के रहने लगे। अब देखिए, धातु वाला में ताम्रकालीन के बारे में बात किया जाए तो तांबा और पत्थर मिला के ताम्र बनाया जाता था। इसका उपयोग मेनली रूप से तांबे का किया जाता था। अब इसमें जो घर बनाने जाने लगे तो कच्चे और पक्के दोनों तरह के बनाने लगे। जो गरीब होते थे कच्चे, जो अमीर होने लगे तो पक्के बनाने लगे। कांस में अगर तांबा और टीन को मिलाते हैं तो कॉपर और टीन को मिलाएंगे तो कांस बन जाएगा। इसमें कांस का प्रयोग करते हैं। मेनली इसमें हम लोग सिंधु घाटी के बारे में पढ़ेंगे। इसमें पक्के घर बनने लगे। लौह युग में आने लगा तो लोहे का प्रयोग किया जाने लगा, और इसमें पढ़ेंगे वैदिक युग। कांस के बारे में अगर पढ़े तो हड़प्पा सिविलाइजेशन, लौह के बारे में पढ़े तो वैदिक काल, और यहाँ भी पक्के घर बनने लगे। तो आइए हम लोग अब नेक्स्ट पेज पर चलते हैं। नेक्स्ट पेज में कह रहा है कि प्राइमेट्स का अर्थ क्या है? प्राइमेट्स का अर्थ क्या है? तो नर मानव। प्राइमेट्स का अर्थ क्या है? तो नर मानव। इसके प्रति एक पॉइंट याद रखिए कि इसके अंतर्गत बंदरों, लंगूरों, वन मानुषों तथा अन्य स्तनधारी जीवों को शामिल किया जाता है। इसके अंतर्गत बंदरों, लंगूरों, नर मानव को बंदर, लंगूर, वन मानुष तथा अन्य स्तनधारी जीवों को शामिल किया जाता है। प्राइमेट्स का अर्थ होता है जिस काल की जानकारी के लिए लिखित और प्रमाणिक साधन उपलब्ध हैं उस काल को कहा जाता है ऐतिहासिक काल। जिस काल की जानकारी के लिए लिखित और प्रमाणिक साधन उपलब्ध हैं उस काल को कहा जाता है ऐतिहासिक काल।
एक पॉइंट और देख लीजिए, फिर ये चैप्टर खत्म हो रहा है। प्रागैतिहासिक काल के जो औजार और हथियार प्राप्त हुए हैं वे पत्थर के हैं, इसलिए मानव इतिहास के प्रारंभिक काल को किसकी संज्ञा दी गई है? तो पाषाण काल की। प्रागैतिहासिक काल के प्रागैतिहासिक काल के जो औजार और हथियार प्राप्त हुए हैं वे पत्थर के हैं, इसलिए मानव इतिहास के प्रारंभिक काल को किसकी संज्ञा दी गई है? तो पाषाण काल की संज्ञा दी गई है, संज्ञा दी गई है। अब इसके आगे हम लोग देखेंगे। सिंधु या हड़प्पा सभ्यता के बारे में आइए चालू करते हैं चैप्टर नंबर 3 से के बारे में। चलिए, कांस्य युग में 2500 ईस्वी पूर्व से 1500 ईस्वी तक विकसित सभ्यता के लिए साधारणतः 3 नामों का प्रयोग होता है। कौन सा? तो सिंधु सभ्यता, सिंधु घाटी की सभ्यता और हड़प्पा सभ्यता। कौन से 3 नाम हैं? तो सिंधु सभ्यता, सिंधु घाटी की सभ्यता और हड़प्पा सभ्यता। ये जो 2500 से 1500 ईस्वी पूर्व तक, यानी 2500 BC से 1500 BC तक। चलिए आगे से पढ़िए। हड़प्पा सभ्यता का सर्वाधिक मान्यता प्राप्त काल है, तो वो मान्यता प्राप्त काल कब से कब तक है? तो 2500 ईस्वी से 1500 ईस्वी पूर्व तक। इसके 3 नाम कौन से हैं? तो सिंधु सभ्यता, सिंधु घाटी की सभ्यता और हड़प्पा सभ्यता। सिंधु घाटी सभ्यता में घोड़ों का अवशेष कहाँ से मिले हैं? तो वो मिले हैं सुरकोटड़ा से। सिंधु घाटी में सभ्यता के घोड़े के अवशेष कहाँ से मिले हैं? तो सुरकोटड़ा से। ये जो फिगर्स दिखाया गया है ये है सिंधु सभ्यता का शहरी स्थल। तो जितने भी देखेंगे तो वो नदियों के किनारे देखें, जैसे सतलज, हड़प्पा यहाँ पे है, बनावली, कालीबंगा, आलमगीरपुर। फिर गुजरात में कुछ देख लीजिए, देसलपुर, सुरकोटड़ा, लोथल, रंगपुर, रोजदी, ये सब। तो अभी हम लोग को ये सब उतना समझने की ज़रूरत नहीं है, कुछ पॉइंट्स रटने की ज़रूरत है। तो चलिए रटना स्टार्ट करते हैं कि सिंधु घाटी स्थल में कालीबंगा किस प्रदेश में है? तो राजस्थान में। सिंधु घाटी स्थल कालीबंगा किस प्रदेश में है? तो राजस्थान में। हड़प्पा काल के मुद्राओं के निर्माण में मुख्य रूप से किस पदार्थ का उपयोग किया गया था? तो सेलखड़ी। हड़प्पा काल की मुद्राओं के निर्माण में मुख्य रूप से किस पदार्थ का उपयोग किया गया था? सेलखड़ी। हड़प्पा सभ्यता किस युग की थी? कांस्य युग की। हड़प्पा सभ्यता किस युग की थी? कांस्य युग की थी। सिंधु घाटी सभ्यता के लोगों का मुख्य व्यवसाय क्या था? व्यापार। सिंधु घाटी सभ्यता के लोगों की मुख्य व्यवसाय क्या था? तो व्यापार। हड़प्पा सभ्यता निवासी थे शहरी। हड़प्पा सभ्यता के निवासी थे शहरी। सिंधु घाटी सभ्यता के घर किससे बनाए जाते थे? तो पक्की ईंटों से। सिंधु सभ्यता के घर किससे बनाए जाते थे? तो पक्की ईंटों से। हड़प्पा सभ्यता का सर्वप्रथम खोजकर्ता कौन था? दयाराम साहनी। हड़प्पा सभ्यता का सर्वप्रथम खोजकर्ता कौन था? तो दयाराम साहनी। इसके ऊपर वाला छूट गया था, देख लीजिए। हड़प्पा वासी किस वस्तु के उत्पादन में अग्रणी थे? कपास। हड़प्पा वासी किस वस्तु के उत्पादन में अग्रणी थे? कपास। हड़प्पा सभ्यता का सर्वप्रथम खोजकर्ता दयाराम साहनी। सिंधु सभ्यता का पतन नगर बंदरगाह कौन था? लोथल। सिंधु सभ्यता का पतन नगर बंदरगाह कौन सा था? लोथल। वह हड़प्पाकालीन नगर जिसका प्रतिनिधित्व लोथल का पुरातत्व स्थल करता है किस नदी पर स्थित था? तो भोगवा। वह हड़प्पाकालीन नगर जिसका प्रतिनिधित्व लोथल का पुरातत्व स्थल करता है किस नदी पर स्थित था? तो भोगवा नदी पर। एक उन्नत जल प्रबंधन व्यवस्था का साक्ष्य कहाँ से प्राप्त हुआ है? तो धौलावीरा से। कहाँ से? धौलावीरा से। एक उन्नत जल प्रबंधन व्यवस्था का साक्ष्य कहाँ से प्राप्त हुआ है? तो धौलावीरा से। सिंधु घाटी सभ्यता गैर आर्य थी क्योंकि वह नगरीय सभ्यता थी। सिंधु घाटी सभ्यता गैर आर्य थी क्योंकि वह नगरीय सभ्यता थी। पैमानों की खोज ने यह सिद्ध कर दिया कि सिंधु घाटी के लोग माप और तौल से परिचित थे। यह खोज कहाँ पर हुई? तो लोथल में। पैमानों की खोज ने यह सिद्ध कर दिया कि सिंधु घाटी के लोग माप और तौल से परिचित थे। यह खोज कहाँ पर हुई? तो लोथल में। मोहनजोदड़ो को किस एक अन्य नाम से भी जाना जाता है? तो मृतकों का
टीला। मोहनजोदड़ो को एक अन्य नाम से भी जाना जाता है, तो मृतकों का टीला। हड़प्पा सभ्यता का प्रचलित नाम है सिंधु घाटी सभ्यता। हड़प्पा सभ्यता का प्रचलित नाम क्या है? सिंधु घाटी की सभ्यता। कपास का उत्पादन सर्वप्रथम सिंध क्षेत्र में हुआ, जिसे ग्रीक या यूनान के लोगों ने किस नाम से पुकारा? तो सिंडन। कपास का उत्पादन सर्वप्रथम सिंध क्षेत्र में हुआ, जिसे ग्रीक या यूनान के लोगों ने किस नाम से पुकारा? तो सिंडन। सिंधु घाटी सभ्यता जानी जाती है अपने नगर नियोजन के लिए। सिंधु घाटी सभ्यता जानी जाती है अपने नगर नियोजन के लिए। सिंधु घाटी सभ्यता की पहचान निम्न में से है। सिंधु घाटी सभ्यता की पहचान करिए, किस में से निम्न में से है? तो आर्थिक और सामाजिक सुधार से। सिंधु घाटी सभ्यता की पहचान निम्न में से है तो शहर योजना प्रणाली से। शहर योजना प्रणाली से। भारत में खोजा गया सबसे पहला पुराना शहर था हड़प्पा। भारत में खोजा गया सबसे पहला पुराना शहर था हड़प्पा। भारत में चांदी की उपलब्धता के प्राचीनतम साक्ष्य मिले हैं हड़प्पा संस्कृति में। भारत में चांदी की उपलब्धता के प्राचीनतम साक्ष्य मिलते हैं हड़प्पा संस्कृति में। हड़प्पा में एक उन्नत जल प्रबंधन प्रणाली का पता कहाँ चलता है? तो धौलावीरा में। हड़प्पा में एक उन्नत जल प्रबंधन प्रणाली का पता कहाँ चलता है? तो धौलावीरा में। अब एक पॉइंट है जो याद करिए कि धौलावीरा नवीनतम उत्खनित शहर है। यह गुजरात के कच्छ जिले में स्थित है। धौलावीरा नवीनतम उत्खनित शहर है। यह गुजरात के कच्छ जिले में स्थित है। अगला पॉइंट देखिए, हड़प्पा सभ्यता की खोज किस वर्ष हुई थी? तो 1921 में। हड़प्पा सभ्यता की खोज किस वर्ष हुई थी? 1921 में। सिंधु घाटी सभ्यता के विकसित अवस्था में किस स्थल से घरों में कुओं के अवशेष मिले हैं? तो मोहनजोदड़ो से। सिंधु घाटी सभ्यता की विकसित अवस्था में किस स्थल से घरों में कुओं के अवशेष मिले हैं? तो मोहनजोदड़ो से। मुहर पर मिली किसी पशु की आकृति से यह ज्ञात होता है कि सिंधु घाटी एवं मेसोपोटामिया की सभ्यताओं के मध्य व्यापारिक संबंध थे। बैल के। मुहर पर मिली किसी पशु की आकृति से यह ज्ञात होता है कि सिंधु घाटी एवं मेसोपोटामिया की सभ्यताओं के मध्य व्यापारिक संबंध थे। बैल। हड़प्पा के लोगों की सामाजिक पद्धति कैसी थी? तो उचित समतावादी। हड़प्पा के लोगों की सामाजिक पद्धति कैसी थी? तो उचित समतावादी। हड़प्पा सभ्यता के अंतर्गत हल से जोते गए खेत के साक्ष्य कहाँ मिले हैं? कालीबंगा से। हड़प्पा सभ्यता के अंतर्गत हल से जोते गए खेत का साक्ष्य कहाँ से मिला है? कालीबंगा से। सिंधु सभ्यता का संबंध किस काल से है? तो आदि ऐतिहासिक युग से है। सिंधु सभ्यता का संबंध किस काल से है? तो आदि ऐतिहासिक युग से। सिंधु सभ्यता संबंधित है। सिंधु सभ्यता संबंधित है आदि ऐतिहासिक युग से। सिंधु सभ्यता संबंधित है आदि ऐतिहासिक युग से। सैंधव सभ्यता की ईंटों का अलंकरण किस स्थान से मिला है? कालीबंगा से। सैंधव सभ्यता के ईंटों का अलंकरण किस स्थान से मिला है? कालीबंगा से। स्वतंत्रतायोत्तर मतलब स्वतंत्र भारत में सबसे अधिक संख्या में हड़प्पा युगीन स्थलों की खोज किस प्रांत में हुई है? गुजरात में। स्वतंत्रता बाद भारत में सबसे अधिक संख्या में हड़प्पा युगीन स्थलों की खोज किस प्रांत में हुई है? गुजरात में। किस हड़प्पाकालीन स्थल से नृत्य मुद्रा वाली स्त्री की कांस्य मूर्ति प्राप्त हुई है? तो मोहनजोदड़ो से। किस हड़प्पाकालीन स्थल से नृत्य मुद्रा वाली स्त्री की कांस्य मूर्ति प्राप्त हुई है? तो मोहनजोदड़ो से। किस हड़प्पाकालीन स्थल से युगल सावधान के साक्ष्य मिले हैं? लोथल से। किस हड़प्पाकालीन स्थल से युगल सावधान के साक्ष्य मिले हैं? लोथल से। अब देखिए विशाल स्नानागार के बारे में। देखिए कुछ ऐसा फोटो में दिखाया जा रहा है, देख सकते हैं, और इसके बारे में हम पॉइंट्स पढ़ देते हैं, फिर तब तक आप फोटो भी देखते रहिएगा। यह मोहनजोदड़ो का सर्वाधिक प्रसिद्ध स्थल था। इसका निर्माण पक्की ईंटों से दुर्ग क्षेत्र में किया गया था। इस विशाल स्नानागार का उपयोग सार्वजनिक रूप से धर्मानुष्ठान संबंधी स्नान के लिए किया जाता था। फिर से सुन लीजिए क्या कह रहा है ये पॉइंट।
यह मोहनजोदड़ो का सर्वाधिक प्रसिद्ध स्थल था। इसका निर्माण पक्की ईंटों से दुर्ग क्षेत्र में किया गया था। इस विशाल स्नानागार का उपयोग सार्वजनिक रूप से धर्मानुष्ठान संबंधी स्नान के लिए किया जाता था। देख लीजिए, ये ऐसा है पिक्चर, आपको याद रखेगा। ये है ग्रेट बाथ, इसी को कहते हैं ग्रेट बाथ, जहाँ पर नहाया जाता था। चलिए अब आगे बढ़ते हैं हम लोग। कह रहा है विशाल स्नानागार किस पुरातत्व स्थल में से पाया गया है? तो अभी बता दिया, मोहनजोदड़ो से। मोहनजोदड़ो से विशाल स्नानागार किस पुरातत्व स्थल से पाया गया? तो मोहनजोदड़ो से। पुरोहित, अब देखिए पुरोहित राजा मूर्ति से भी कुछ क्वेश्चन पूछता जाता है। तो ऐसे उन पुरोहित का राजा मूर्ति थे, पुरोहित राजा मूर्ति का ऐसा पिक्चर लगा हुआ था, हम लोग को साक्ष्य के रूप में मिला है। यह मूर्ति मोहनजोदड़ो की खुदाई से प्राप्त हुई थी। जब खुदाई हुआ था तो ऐसा एक मूर्ति प्राप्त हुआ है। देख लीजिए, पुरोहित राजा मूर्ति कहाँ से मिला है? तो मोहनजोदड़ो से। ये मूर्ति कहाँ से मिला है दोस्तों? मोहनजोदड़ो से। और ऊपर में जो ये आपको मैंने दिखाया ग्रेट बाथ, कहाँ से मिला? तो ये भी मोहनजोदड़ो से ही मिला। ये भी मोहनजोदड़ो से, तो याद रहेगा आपको। अब देखिए पशुपति मुहर। पशुपति मुहर का अगर आप लोगों को कन्फ्यूजन होते हो तो ऐसा देख लीजिए कि ऐसा पशुपति मुहर था, जिसमें ये सब देखिए, ये जानवर बना हुआ है, ये सब देख लीजिए, इस तरीके से मुहर बने हुए हैं, ये मुहर। इसके बारे में देखिए, आरंभिक धार्मिक ग्रंथ ऋग्वेद में रुद्र नामक देवता का उल्लेख मिलता है। धार्मिक ग्रंथ अगर ऋग्वेद देख पढ़ा जाए तो उसमें रुद्र नाम का देवता का उल्लेख मिलता है, जो बाद में पौराणिक कथाओं में शिव के लिए प्रयुक्त नाम है। आरंभिक धार्मिक ग्रंथ ऋग्वेद में रुद्र नामक देवता का उल्लेख मिलता है। कौन से देवता का? रुद्र देवता का उल्लेख मिलता है, नामक का उल्लेख मिलता है, जो बाद में पौराणिक कथाओं में शिव के लिए प्रयुक्त नाम है। लेकिन शिव के विपरीत रुद्र को ऋग्वेद न तो पशुपति मवेशी स्वामी और ना ही एक योगी के रूप में दिखाया गया है। चलिए ये हो गया। अब जल्दी जल्दी ये पॉइंट्स कवर करिए। यूँ तो विभिन्न तिथि निर्धारण तकनीकें उपलब्ध है, परंतु भारत तथा अन्य देशों में जो पद्धति सुगम प्रयोग की दृष्टि से व्यापक रूप से अपनाई गई है वह है रेडियो कार्बन तिथि निर्धारण पद्धति। यूँ तो विभिन्न तिथि निर्धारण तकनीक उपलब्ध है, परंतु भारत तथा अन्य देशों में जो पद्धति सुगम प्रयोग की दृष्टि से व्यापक रूप से अपनाई गई है वह है रेडियो कार्बन तिथि निर्धारण पद्धति। रेडियो कार्बन तिथि निर्धारण पद्धति का प्रयोग किसके लिए कर सकते हैं? तो केवल ऐसी वस्तु के लिए जिसमें कार्बन मौजूद हैं। रेडियो कार्बन तिथि निर्धारण पद्धति का प्रयोग किसके लिए कर सकते हैं? तो केवल ऐसी वस्तु के लिए जिसमें कार्बन मौजूद हो। अब देखिए एक पॉइंट याद करने वाली पॉइंट कि कार्बन डेटिंग से 50,000 वर्ष तक के जीवाश्म की आयु आसानी से ज्ञात की जा सकती है। मतलब अगर किसी वस्तु का अगर 50,000 से के आसपास उम्र हो गया होगा तो उस जीवाश्म का भी आयु ज्ञात कर सकते हैं। किससे? कार्बन डेटिंग से। इससे पुरानी वस्तुओं की आयु ज्ञात करने के लिए यूरेनियम डेटिंग का प्रयोग करते हैं। अगर किसी वस्तु का 50,000 से ज़्यादा एज हो तब हम लोग यूरेनियम का इस्तेमाल करेंगे, और अगर 50,000 वर्ष तक हुआ तो कार्बन डेटिंग। तो ध्यान रखिए कि कार्बन डेटिंग से हम लोग 50,000 वर्ष तक के जीवाश्मों की आयु ज्ञात करेंगे, और यूरेनियम डेटिंग के प्रयोग करके इससे ज़्यादा की आयु का ज्ञात करेंगे। अब देखिए तीसरी ईसा पूर्व माने 3rd BC के बारे में ये कहानी कह रहा है कि ईसा पूर्व 3री शताब्दी से ही कश्मीर में एक समृद्ध नवपाषाण संस्कृति रही थी। अब तक इससे संबंधित सबसे महत्वपूर्ण स्थल का पता चलता है, वह है बुर्ज होम। 3री शताब्दी में से ही कश्मीर में एक समृद्ध नवपाषाण संस्कृति रही थी। अब तक इससे संबंधित सबसे महत्वपूर्ण स्थल का पता चला है, वह है बुर्ज होम। उत्तर प्रदेश में वहाँ कहाँ से वन और कृषि जन्य दोनों प्रकार का चावल मिलने का विवरण प्राप्त हुआ है, जिसमें ईसा पूर्व 6ठी तथा 5वीं शताब्दी के स्तर का माना जाता है। तो बोलन घाटी के कोल्डिहवा स्थल से उत्तर प्रदेश में कहाँ से वन और कृषि जन्य दोनों प्रकार का चावल
कृषिजन और वन्यजन, मतलब जंगल वाला और कृषि जो हम लोग करते हैं वो का चावल मिलने का विवरण प्राप्त हुआ है। कब से? जिसे ईसा पूर्व छठी माने 6 BC से लेके 5 BC के बीच में, BC के बीच में स्तर माना जाता है। तो बोलन घाटी का जो कोल्डिहवा स्थल है वहाँ से ये मिला है। सिंधु के दो स्थल कोटदीजी और आमरी प्रसिद्ध है विशिष्ट चित्रित मृदभांड शैलियों के लिए। सिंधु के दो स्थल कोटदीजी और आमरी प्रसिद्ध है विशिष्ट चित्रित मृदभांड शैलियों के लिए। सिंधु के दो स्थल कोटदीजी और आमरी प्रसिद्ध है विशिष्ट चित्रित मृदभांड शैलियों के लिए। सिंधु सभ्यता के नगर योजना सिंधु सभ्यता के नगर योजना के आधार सामग्री सिंधु सभ्यता की नगर योजना की आधार सामग्री कहाँ से प्राप्त हुई है? तो मोहनजोदड़ो से, हड़प्पा से, चौहद्रो से, कालीबंगा से, लोथल से, सुरकोटड़ा, बनवाली से। फिर से सुनिए, सिंधु सभ्यता की नगर योजना की आधार सामग्री कहाँ से प्राप्त हुई है? तो इन सारे जगहों से, मोहनजोदड़ो, हड़प्पा, चौहद्रो, कालीबंगा, लोथल, सुरकोटड़ा और बनवाली। भारत में प्रागैतिहासिक स्थलों को खोजने का कार्य कौन करता है? तो ASI आर्कियोलॉजिकल सर्वे ऑफ इंडिया, भारतीय पुरातत्व एवं सर्वेक्षण विभाग। भारत में प्रागैतिहासिक स्थलों को खोजने का कार्य कौन करता है? तो भारतीय पुरातत्व एवं सर्वेक्षण विभाग, ASI मतलब आर्कियोलॉजिकल सर्वे ऑफ इंडिया, आर्कियोलॉजिकल सर्वे ऑफ इंडिया। चलिए, हड़प्पा सभ्यता या सिंधु घाटी सभ्यता को इन्हीं नामों से क्यों जाना जाता है? क्योंकि इसके प्रथम अवशेष हड़प्पा नामक स्थल से प्राप्त हुए थे तथा इसकी आरंभिक स्थलों में से अधिकांश सिंधु नदी के किनारे अवस्थित थे। हड़प्पा सभ्यता या सिंधु घाटी सभ्यता को इन्हीं नामों से क्यों जाना जाता है? क्योंकि इसके प्रथम अवशेष हड़प्पा नामक स्थान से प्राप्त हुए तथा इसके आरंभिक स्थलों में से अधिकांश सिंधु नदी के किनारे अवस्थित थे। भारतीय पुरातत्व विभाग का जन्मदाता किसे माना जाता है? अलेक्जेंडर कनिंघम को। भारतीय पुरातत्व विभाग का जन्मदाता किसे माना जाता है? तो अलेक्जेंडर कनिंघम को। सभी सजीव वस्तुओं में एक प्रकार का रेडियोधर्मी कार्बन होता है, उसको कहते हैं कार्बन 14। सभी सजीव वस्तुओं में एक प्रकार का रेडियोधर्मी कार्बन होता है, उसे क्या कहते हैं? उसे कार्बन 14 कहते हैं। कार्बन डेटिंग प्रणाली का विकास 1940 में किया गया था। बिलियार्ड फ्रैंकी लिब्बी ने किया था। कार्बन डेटिंग प्रणाली का विकास 1940 में किसने किया था? तो बिलार्ड फ्रैंक लिब्बी ने किया था। कार्बन डेटिंग प्रणाली का विकास 1940 में किसने किया था? तो बिलार्ड फ्रैंक लिब्बी ने। अब एक पॉइंट याद रखिए कि कार्बन डेटिंग प्रणाली का विकास बिलार्ड फ्रैंक लिब्बी द्वारा 1940 में किया गया था। इनको 1960 में खोज के लिए नोबेल पुरस्कार प्रदान किया था। 1940 में बिलार्ड फ्रैंक लिब्बी ने क्या किया था? कार्बन डेटिंग प्रणाली का विकास किया और इनको 1960 में नोबेल पुरस्कार दिया गया। भारत में वास्तुकला का आरंभ किसने किया? तो सिंधु वासियों ने। भारत में वास्तुकला का आरंभ किसने किया? तो सिंधु वासियों ने किया। सिंधु सभ्यता किस प्रकार की सभ्यता थी? नगरीय। सिंधु सभ्यता किस प्रकार की सभ्यता थी? नगरीय। चावल के उत्पादन का साक्ष्य किस स्थान से मिला है? लोथल व रंगपुर से। चावल के उत्पादन का साक्ष्य किस स्थान से मिला है? तो लोथल और रंगपुर से। बाजरे की खेती का साक्ष्य कहाँ से मिले हैं? तो लोथल और सौराष्ट्र से। बाजरे की खेती का साक्ष्य कहाँ से मिला है? तो लोथल और सौराष्ट्र से। रागी के साक्ष्य कहाँ से मिले हैं? तो रोजदी गुजरात से। रागी के साक्ष्य कहाँ से मिले हैं? तो रोजदी गुजरात से। रागी के साक्ष्य कहाँ से मिले हैं? तो रोजदी गुजरात से। सिंधु सभ्यता में क्रय विक्रय किस प्रकार होता था? तो वस्तु विनिमय द्वारा। सिंधु सभ्यता में क्रय विक्रय किस प्रकार होता था? तो वस्तु विनिमय द्वारा। वस्तु विनिमय द्वारा का मतलब होता है वाटर सिस्टम। आपने वाटर सिस्टम के बारे में सुने होंगे कि अगर आपके पास दाल हो रहे हैं, मेरे पास चावल, तो मैं आपको दाल दे दूं और आप हमको चावल दे दें, दोनों मिलकर दाल चावल बनाएंगे अपने अपने घर में। सिंधु सभ्यता के काल में पोत निर्माण एवं नावों द्वारा समुद्री व्यापार होने की पुष्टि कहाँ से प्राप्त साक्ष्य में होती है? तो लोथल से प्राप्त गोदीबारा साक्ष्य से।
साक्ष्य से सिंधु सभ्यता के काल में पोत निर्माण एवं नावों द्वारा समुद्री व्यापार होने की पुष्टि कहाँ से प्राप्त है? प्राप्त साक्ष्य से होती है। तो लोथल से प्राप्त गुदी बारस के साक्ष्य से। हड़प्पा सभ्यता का स्थल लोथल है, स्थित है गुजरात में। हड़प्पा सभ्यता का स्थल लोथल स्थित है गुजरात में। हड़प्पा सभ्यता स्थल लोथल स्थित है गुजरात में। ये अभी भी ऊपर वाला का क्वेश्चन है, रिपीट किया है। अब देखिए स्वास्तिक चिन्ह, आप लोग को स्वास्तिक चिन्ह जो अपने घरों में बनाते हैं वो देखिए कुछ ऐसा इस प्रकार का है स्वास्तिक चिन्ह कि मोहनजोदड़ो से प्राप्त मुहर पर स्वास्तिक का अंकन सूर्य पूजा का प्रतीक माना जाता है। कोई पूछे कि स्वास्तिक चिन्ह किसका प्रतीक माना जाए तो सूर्य पूजा का प्रतीक माना जाता है। देख लीजिए स्वास्तिक ऐसे बनाए जाते हैं, ठीक है। इस पे अब तक हाल ही में इस स्वास्तिक चिन्ह को लेकर हाल ही में कनाडा में कंट्रोवर्सी रहा था। तो थोड़ा सा इस मुद्दे को अच्छे से देख लें। और हमारे तेजस्वी यादव जो कि वो अपोजिशन के पार्टी हैं बिहार के, उन्होंने भी इस पर कुछ कमेंट्स किए हैं, तो कुछ इंपॉर्टेंट हो जाता है। इस बार देख लीजिए क्या है इंपॉर्टेंट से ही। मोहनजोदड़ो से प्राप्त मुहर पर स्वास्तिक का अंकन सूर्य पूजा से माना जाता है, यही है स्वास्तिक का चिन्ह, ठीक है ना। चलिए, हिंदू धर्म में आज भी स्वास्तिक को पवित्र मांगलिक चिन्ह माना जाता है। इसे चतुर्भुज ब्रह्मा के रूप में स्वीकार किया जाता है। हिंदू धर्म में आज भी स्वास्तिक को पवित्र मांगलिक चिन्ह माना जाता है। इसे चतुर्भुज ब्रह्मा का रूप स्वीकार किया जाता है। चलिए देखिए, फिर अक्षर चिन्ह के बारे में समझ लीजिए। ये अक्षर चिन्ह, ये इस तरीके का अक्षर चिन्ह हड़प्पा से सभ्यता के लोगों ने इस तरीके से बनाते थे, ऐसे ऐसे गोल गोल कर देते थे, हथौड़ा लगाते थे, कुछ भी अपने तरीके से। तो इसको आज तक किसी ने पढ़ा नहीं कि इसका मीनिंग क्या हुआ है। इसीलिए मैं बोलता हूँ कि हड़प्पा सभ्यता में लिखा तो गया है, ये लिखा ही तो गया है एटलीस्ट किसी को, आखिर उनकी कोई भाषा थी ना जी, तो लिखा तो गया पर पढ़ा नहीं गया है अब तक, ठीक है। धौलावीरा से प्राप्त सिंधु लिपि के 10 बड़े अक्षर जो कि प्राचीन सूचना पट के रूप में प्रयुक्त होते थे, यह स्थल जल प्रबंधन का सर्वश्रेष्ठ उदाहरण था। धौलावीरा से प्राप्त सिंधु लिपि के 10 बड़े अक्षर जो कि प्राचीन सूचना पट के रूप में प्रयुक्त होते थे, यह स्थल जल प्रबंधन का सर्वश्रेष्ठ उदाहरण था। सिंधु लिपि के 10 बड़े अक्षर कहाँ से प्राप्त हुए हैं? तो धौलावीरा से। सिंधु लिपि के 10 बड़े अक्षर कहाँ से प्राप्त हुए हैं? तो धौलावीरा से। देख लीजिए 1 2 3 4 5 6, सॉरी फिर से गिन लीजिए, एक, सॉरी फिर से गिन लीजिए 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10। ये जो प्राप्त हुए हैं वो धौलावीरा से प्राप्त हुए हैं, धौलावीरा से प्राप्त हुए हैं, ठीक है। फिर देखिए नर्तक की मूर्ति, हम आपको इसका फोटो भी दिखाते हैं नर्तक की मूर्ति। फिलहाल पढ़ के सुना देता हूँ कि मोहनजोदड़ो से प्राप्त, और ये नर्तक की मूर्ति जो मिलेगा वो कांसे की बनी होगी। किसकी बनी होगी दोस्तों? कांसे की बनी होगी। की मूर्ति सिंधु कला का सर्वश्रेष्ठ नमूना है। माने सिंधु सभ्यता के टाइम पे भी कला का विकास हुआ था, कला का विकास हुआ था, और उसी कला का विकास के रूप में नर्तकी की मूर्ति हम लोग देखते हैं। पूरी मूर्ति गले में पड़े हार के अलावा पूर्णतः नग्न थी। पूरी मूर्ति गले में हरे हार के अलावा पूर्णतः नग्न थी। देख लीजिए, मैं फ़ोटो भी दिखा देता हूँ, बस फ़ोटो इसलिए मैं दिखा रहा हूँ ताकि आपको नर्तकी की मूर्ति आइडिया दिमाग में रहे कि कहाँ से मिला था, मोहनजोदड़ो से। किस चीज़ का बना है? तो कांसे की। लेकिन फ़ोटो देख के आप लोग ज़्यादा विचलित नहीं होंगे, मतलब मेरे कहने का मतलब आप लोग समझ सक रहे हैं। आप लोग एक अच्छे एजुकेटेड और ग्रेजुएट स्टूडेंट हो। चलिए शुरू करता हूँ दिखाना। आगे मैं 1 2 पॉइंट्स और पढ़ देता हूँ, फिर पहले फ़ोटो देख लीजिए। ये है फ़ोटो नर्तकी की मूर्ति, फोटो देख रहे हैं, ये है नर्तकी की मूर्ति। देखिए सिर पे पूरे गला में खाली हार पहनाया गया है, और ये जो मूर्ति बनाया गया है वो कांसे की बनाई गई है, कांसे की बनाई गई है। ये है हड़प्पा सभ्यता, मतलब सिंधु कला का विशिष्ट मतलब उदाहरण है कि सिंधु काल में भी कला का विकास हुआ था, जिसको आप इस रूप में देख सकते हैं। चलिए इससे कुछ पॉइंट्स और याद कर लीजिए। सिर के पीछे उसके बालों की छोटी, देखिए सिर के पीछे इसका जो सिर का है, इसका पीछे जो महिलाएं लोग लगाती है जूड़ा, जिसको कहते हैं कि बांध के रखती है, वो है। उसके बालों की छोटी लटें एक बुनी हुई पट्टिका द्वारा संवारी गई है। मतलब आज भी देखते हो कि महिलाएं जो हैं इस तरीके से मतलब घुमा के बांधती है। सिर
पीछे की ओर झुकाए, आंखें झुकी हुई, दाईं भुजा कूल्हे पर टिकाए व बाईं भुजा नीचे लटकी हुई। बाईं भुजा देखिए नीचे लटकी हुई, जो स्टेटमेंट में कह रहा है फोटो में है उसी को स्टेटमेंट में लिखा है कि सर पीछे की ओर, देखिए सर जो है पीछे की ओर झुकाया गया है, आंखें इसकी झुकी हुई है, मैंने बंद टाइप का है। दाई भुजा, इसका जो राइट हैंड है वो कूल्हे पर टिकाए हुए व बाईं भुजा नीचे लटकी हुई है। ये वाला देखिए नीचे लटकी हुई। यह मूर्ति नृत्य की स्थिर मुद्रा को दर्शाती है। माने ये स्थिर, जो नृत्य करते करते एक बार स्थिर हो जाते हैं थोड़ी देर के लिए, मतलब अपना आकर्षण के लिए, तो वही है मुद्रा में दिखाया गया है। पक्की मिट्टी से बनी मूर्तियों को क्या कहते हैं? तो टेराकोटा, फिगरिन। फिगरिन। पक्की मिट्टी से बनी मूर्ति को क्या कहते हैं? तो टेराकोटा, फिगरिन। सैंधव सभ्यता कांस्य युगीन सभ्यता थी। यहाँ के लोग किस धातु से परिचित थे? लोहे से। सैंधव सभ्यता कांस्य युगीन सभ्यता थी। यहाँ के लोग किस धातु से परिचित थे? तो लोहे से। हड़प्पा कालीन लोगों की किसकी जानकारी नहीं थी? तो लोहा का जानकारी नहीं था। हड़प्पा कालीन लोगों को किसकी जानकारी नहीं थी? तो लोहे की। आगे देखिए, अब देखिए एक टेबल है धार्मिक प्रतीक चिन्ह के लिए। तो ये सब टेबल हम लोगों को याद करने हैं। टोटल 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 गो हैं पॉइंट्स। इन 11 को हम लोग को याद करना है इस टेबल के माध्यम से। तो चलिए हम लोग स्टार्ट करते हैं। सबसे पहले 3 3 4 4 करके याद करते हैं। तो पहले ये वाला टेबल को हम लोग, इस वाले कॉलम को हम लोग याद करने का प्रयास करें। याद करने का प्रयास मतलब हम लोग बोलने के क्रम में 2 4 बार प्रैक्टिस करेंगे, फिर उसका महत्व सीख लेंगे, तो हम लोग को इसको बार बार रिवाइज करेंगे तो याद रह जाएगा। क्योंकि देखिए कोई भी चीज़ आप रट्टा लगा के याद नहीं कर सकते हैं, बस उसको बार बार देखने से ही याद रह सकता है। तो मैं यहाँ 3 4 बार बोल के आपको सुनाता हूँ और आप भी मेरे साथ साथ बोलें तो आपको जुबान पे बैठ जाएगा। देखिए पहले प्रतीक चिन्ह, हम लोग स्वास्तिक के बारे में जानेंगे, योगी शिव के बारे में जानेंगे, ताबीज के बारे में जानेंगे, बैल के बारे में जानेंगे, बकरा, नाग, श्रृंग। क्या क्या प्रतीक चिन्ह? स्वास्तिक, योगी शिव, ताबीज, बैल, बकरा, नाग, श्रृंग। श्रृंग का मतलब सिंह जिसको कहते हैं। तो याद करिए फिर से, स्वास्तिक, योगी शिव, ताबीज, बैल, बकरा, नाग, श्रृंग। स्वास्तिक, योगी शिव, ताबीज, बैल, बकरा, नाग, श्रृंग। बोलना सीख गए? अब आगे सुनिए। श्रृंग के बाद, सिंह के बाद भैंसा, बैल, बकरी व भेड़ की हड्डियों का ढेर, कांस, नर्तकी, युगल समाधान। सिंह, भैंसा, बैल, बकरी व भेड़ की हड्डियों का ढेर, कांस, नर्तकी, युगल समाधान। अब ये देखिए किसका किसका प्रतीक हम लोग मानते हैं। जैसे ही हमने स्वास्तिक देखा तो मान लिया कि सूरज उपासना का प्रतीक था। स्वास्तिक से हम लोग ने क्या अनुमान लगा लिया? कि सूरज उपासना का प्रतीक था। स्वास्तिक सूरज उपासना का प्रतीक। जैसे हमने योगी शिव को देखा तो हमने बोल दिया कि योगीश्वर है, योगीश्वर। स्वास्तिक से हमने क्या अर्थ लगा लिया? कि सूर्य उपासना का प्रतीक। योगी शिव से योगेश्वर, और ताबीज से प्रजनन शक्ति का प्रतीक मान लिया। जो लोग ताबीज पहनते थे उनको प्रजनन शक्ति का प्रतीक मान लिया। बैल का हम लोग ने मान लिया कि ये शिव भगवान का, ये जो शिव हैं इनका वाहन थे। सर्वाधिक धार्मिक महत्व वाला पशु था उस वक्त। बैल क्या था उस वक्त? सर्वाधिक धार्मिक महत्व वाला पशु था। बकरा, बकरा को देखा कि बकरा जैसे हम लोग देखा तो बोल दिए कि बलि हेतु प्रयुक्त होता होगा। नाग को पूजा हेतु प्रयुक्त होता है। सिंह को शिव के रूप में। देखिए सिंह और बैल और योगी शिव, ये तीनों कहीं ना कहीं एक दूसरे से मिलता है। सिंह, बैल और योगी, योगी योगेश्वर, योगी शिव का मतलब योगीश्वर, और बैल का शिव का वाहन, इसीलिए सर्वाधिक धार्मिक महत्व वाला पशु था। और नाग पूजा हेतु प्रयुक्त होता था, नाग पूजा हेतु प्रयुक्त होता था, और सिंह शिव के रूप में। भैंसा देवता के शत्रुओं पर विजय का प्रतीक था। देवता की शत्रुओं पर, माने शत्रु लोग पे विजय का प्रतीक माना गया भैंसा को। भैंसा का मतलब क्या हो गया? कि देवता की शत्रुओं पर विजय का प्रतीक। और ये जो बैल, बकरी व भेड़ की हड्डियों का ढेर देखते होंगे तो वो है पशु बलि का द्योतक। कि मैंने देखिए ये सबको बलि दिया गया इसीलिए इसके हड्डियों का ढेर है। बैल, बकरी, भेड़ की हड्डियों का ढेर से क्या अर्थ लगाया गया? पशु बलि के द्योतक हैं। कांस नर्तकी, नृत्य की परिकल्पना। जैसे हम लोग ने कांस नर्तकी देखा हम लोग ने यह अनुमान लगा लिया कि अच्छा नृत्य भी होता होगा, उसका कल्पना करने लगे। युगल सावधान, पति के साथ पत्नी की सती होना मान लिया। जैसे हम लोग ने युगल सावधान देखा, माने कपल को जब मृत हो गए तो कपल को जब दफनाया गया तो पति के साथ पत्नी की सती होना माना गया। फिर से ये देख लीजिए और याद कर लीजिए, काफ़ी ज़्यादा इंपॉर्टेंट। स्वास्तिक
तो मैं बहुत इंपॉर्टेंट मानूंगा कि स्वास्तिक सूर्य उपासना का प्रतीक है। योगी शिव बोलिए, योगेश्वर। ताबीज प्रजनन शक्ति का प्रतीक। बैल शिव का वाहन यानी सर्वाधिक धार्मिक महत्व वाला पशु। बकरा बलि हेतु प्रयुक्त। नाग पूजा हेतु। फिर से रिपीट कर लीजिए, रिवीजन। स्वास्तिक किस लिए? तो स्वास्तिक सूर्य उपासना का प्रतीक, योगी शिव, योगीश्वर। ताबीज प्रजनन शक्ति का प्रतीक। बैल शिव का वाहन, सर्वाधिक धार्मिक महत्व वाला पशु। बकरा बलि पद हेतु प्रयुक्त। नाग पूजा हेतु प्रयुक्त। सिंह शिव का रूप। भैंसा देवता की शत्रुओं पर विजय के प्रतीक, देवता की शत्रुओं पर विजय के प्रतीक भैंसा। बैल बकरी व भेड़ की हड्डियों का ढेर, पशु बलि का द्योतक। कांस्य नर्तकी, नृत्य की परिकल्पना। और कांस्य और युगल सावधान, पति के साथ पत्नी की सती होना। चलिए, अब तक आप लोग को ये वाला चार्ट याद हो गया होगा। तो हम लोग अब बढ़ते हैं अगले पेज की तरफ। अगले पेज में देखें तो यहाँ पे आप लोग को एक और मैप दिखाया गया है, जिसमें बस कुछ खास नहीं है। इसमें मैं जो है मैं आप लोग को बताने का प्रयास करता हूँ। इसमें आप देखेंगे तो 3 चीज़ों का, एक सूतका गंडोर और एक मांडा है, एक आलमगीरपुर और नीचे में दायमाबाद है। तो ये चारों दर्शा रहा है, चारों 4 कोने का, जो हड़प्पा सिविलाइजेशन का है। तो पश्चिमी, जैसे कि हड़प्पा का पूछा जाए कि पश्चिमी भाग में, सबसे पश्चिम भाग में हड़प्पा सिविलाइजेशन का कौन सा नगर मिला, तो सूतकार गंडोर। और पूर्वी भाग में सबसे कौन मिला? आलमगीरपुर। अगर सबसे पश्चिम उत्तरी भाग में कौन मिला? तो मांडा। सबसे उत्तरी भाग में मांडा। और सबसे दक्षिणी भाग में कौन मिला? तो दैमाबाद। बस इतना ही बातें इसमें, इससे आप समझ सकते हैं। चलिए, तो अब हम लोग स्टार्ट करते हैं। थोड़े से और कुछ पॉइंट्स हैं जो देख लें इस फिगर्स में। इस फिगर में ये पॉइंट पढ़ लेते हैं कि पाषाण संस्कृति से हड़प्पा सभ्यता के संस्कृति अवशेष मेहरगढ़ से प्राप्त हुए हैं। माने जो पाषाण काल से भी और हड़प्पा सभ्यता के सांस्कृतिक अवशेष मेहरगढ़ से प्राप्त हुए हैं। मैंने मेहरगढ़ एक ऐसा है जहाँ पे पाषाण काल में भी लोग रहते थे और हड़प्पा सभ्यता में भी। हड़प्पा के समान आवास क्षेत्र के दक्षिण में एक ऐसा कब्रिस्तान स्थित है जिसे नाम दिया गया है समाधि R37। हड़प्पा के सामान्य आवास क्षेत्र के दक्षिण में एक ऐसा कब्रिस्तान स्थित है जिसे नाम दिया गया है समाधि R37। हड़प्पा के सामान्य आवास क्षेत्र के दक्षिण में एक ऐसा कब्रिस्तान स्थित है जिसे नाम दिया गया है समाधि R37। हड़प्पा कालीन सभ्यता का सर्वाधिक मोहरें कहाँ से प्राप्त हुई है? तो वो प्राप्त हुई है मोहनजोदड़ो से। हड़प्पा कालीन सभ्यता की सर्वाधिक मोहरें कहाँ से प्राप्त हुई है? तो मोहनजोदड़ो से। भारत में स्थित हड़प्पा कालीन सभ्यता का बड़ा स्थल है राखीगढ़ी। भारत में स्थित हड़प्पा कालीन सभ्यता का सबसे बड़ा स्थल है राखीगढ़ी। अब एक पॉइंट्स याद रख लीजिए कि मोहनजोदड़ो सिंधु नदी के दाहिने किनारे पर बसा हुआ है। यह सिंधु सभ्यता के शहरों में सबसे बड़ा है। मोहनजोदड़ो सिंधु नदी के दाहिने किनारे पर बसा हुआ है। यह सिंधु सभ्यता के शहरों में सबसे बड़ा है। कौन सी सभ्यता नील नदी के तट पर पनपी? तो मिस्र की सभ्यता। कौन सी सभ्यता नील नदी के तट पर पनपी? तो मिस्र की सभ्यता। मोहनजोदड़ो व लोथल से प्राप्त मोहरों पर किसका चित्र मिला है? तो नाव का। मोहनजोदड़ो व लोथल से प्राप्त मोहरों पर किसका चित्र मिला है? तो नाव का। तांबे कांसे की बैलगाड़ी की आकृति से प्राप्त हुई है हड़प्पा और चौहुंदरो से। तांबे कांसे की बैलगाड़ी की आकृति कहाँ से प्राप्त हुई है? तो हड़प्पा व चौहुंदरो से। आटा पीसने के पत्थर की चक्की को 2 फीट के 2 पार्ट कहाँ से मिले हैं? तो लोथल से। देख लीजिए, आटा पीसने का पत्थर की चक्की के 2 पार्ट कहाँ से मिले हैं? तो लोथल से। एक ही कब्र से 3 मानव कंकाल निकले हैं दमदमा से। एक ही कब्र से 3 मानव कंकाल निकले हैं दमदमा से। विंध्य क्षेत्र के किस शिलात्रय से सर्वाधिक मानव कंकाल मिले हैं? तो लेखहिया से। विंध्य क्षेत्र के किस शिलाश्रय से सर्वाधिक मानव कंकाल मिले हैं? लेखहिया से। भारत में प्रथम पूरा पाषाणिक
उपकरण की खोज करने वाला रॉबर्ट ब्रूस फुट थे, एक भूगर्भ वैज्ञानिक। भारत में प्रथम पुरापाषाणिक उपकरण की खोज करने वाला रॉबर्ट ब्रूस फुट थे, एक भूगर्भ वैज्ञानिक। भारत में प्रथम पुरापाषाणिक उपकरण की खोज करने वाला रॉबर्ट ब्रूस फुट थे, एक भूगर्भ वैज्ञानिक। हड्डी से निर्मित आभूषण भारत में मध्य पाषाण काल के संदर्भ में प्राप्त हुए हैं। महादहा से हड्डी से निर्मित आभूषण भारत में मध्य पाषाण काल के संदर्भ में प्राप्त हुए हैं। महादहा से भीमबेटका की गुफाएं कहाँ स्थित है? तो अब्दुल्लागंज रायसेन में। भीमबेटका की गुफाएं कहाँ स्थित है? अब्दुल्लागंज रायसेन में। भीमबेटका किसके लिए प्रसिद्ध है? तो प्रागैतिहासिक चित्रकला के लिए। भीमबेटका किसके लिए प्रसिद्ध है? तो प्रागैतिहासिक चित्रकला के लिए। कोपेनहेगन संग्रहालय की सामग्री में पाषाण, कांस्य और लौह युग का त्रियुगीन विभाजन किया था। तो थॉमसन ने। कोपेनहेगन संग्रहालय की सामग्री से पाषाण, कांस्य और लौह युग का त्रियुगीय विभाजन किसने किया था? तो थॉमसन ने। भारतीय उपमहाद्वीप में कृषि का प्राचीनतम साक्ष्य कहाँ से प्राप्त हुआ? लहुड़ा देव से। भारतीय उपमहाद्वीप में कृषि के प्राचीनतम साक्ष्य कहाँ से प्राप्त हुए हैं? तो लहुड़ा देव से। मानव के साथ कुत्ते को दफनाए जाने का साक्ष्य कश्मीर में स्थित किस स्थान से मिला है? तो बुर्ज होम से मिला है। मानव के साथ कुत्ते को दफनाए जाने का साक्ष्य कश्मीर में स्थित किस स्थान से मिला है? तो बुर्ज होम से मिला है। राख का टीला किस नवपाषाणिक स्थल से संबंधित है? तो संगनकल्लू से है। राख का टीला किस नवपाषाणिक स्थल से संबंधित है? संगनकल्लू से। वह स्थल जहाँ से प्राचीनतम स्थायी जीवन के प्रमाण मिले हैं, मेहरगढ़ से। वह स्थल जहाँ से प्राचीनतम चावल के साक्ष्य मिले हैं, वो है कोल्डिहवा। वह स्थल जहाँ से चावल के साक्ष्य मिले हैं, वो है कोल्डिहवा। इलाहाबाद। मानव द्वारा सर्वप्रथम प्रयुक्त अनाज है जौ। मानव द्वारा सर्वप्रथम प्रयुक्त अनाज है जौ। नबदा टोली का उत्खनन किसने किया था? तो एच.डी. शंकालिया ने। नबदा टोली का उत्खनन किसने किया था? एच.डी. शंकालिया ने। नबदा टोली किस राज्य में स्थित है? मध्य प्रदेश में। नबदा टोली किस राज्य में स्थित है? मध्य प्रदेश में। बृहद पाषाण स्मारकों की पहचान की गई है मृतक के दफनाने के स्थान के रूप में। मृतकों के दफनाने के स्थान के रूप में। मृतक को दफनाने के स्थान के रूप में बृहत पाषाण स्मारकों की पहचान की गई है मृतक के दफनाने के स्थान के रूप में। सर्वप्रथम मानव ने किस धातु का उपयोग किया? तांबे का। सर्वप्रथम मानव ने किस धातु का उपयोग किया? तांबे का। हड़प्पा कालीन सभ्यता एक कांस्य युगीन सभ्यता थी। यहाँ से तांबा, कांसा, स्वर्ण, चांदी आदि धातुएं मिलते थे। हड़प्पा कालीन सभ्यता एक कांस्य युगीन सभ्यता थी। यहाँ से तांबा, कांसा, स्वर्ण मतलब सोना, चांदी आदि धातुएं मिलती थी। भारतीय मानव संग्रहालय कहाँ पर है? भोपाल में है। भारतीय मानव संग्रहालय कहाँ पर है? तो भोपाल में है। मानव समाज विलक्षण है क्योंकि वह मुख्यतः आश्रित होता है संस्कृति पर। मानव समाज विलक्षण है क्योंकि वह मुख्यतः आश्रित होता है संस्कृति पर। सिंधु घाटी सभ्यता को आर्यों से पूर्व रखे जाने का प्रमुख कारण है मृतभांड। सिंधु घाटी सभ्यता को आर्यों से पूर्व रखे जाने का महत्वपूर्ण कारक है मृतभांड। सिंधु घाटी की सभ्यता गैर आर्य थी क्योंकि वह नगरीय सभ्यता थी। सिंधु घाटी की सभ्यता गैर आर्य थी क्योंकि वह नगरीय सभ्यता थी। हड़प्पा संस्कृति की जानकारी का मुख्य स्रोत है पुरातात्विक खुदाई। हड़प्पा संस्कृति की जानकारी का प्रमुख स्रोत क्या है? तो पुरातात्विक खुदाई। हड़प्पा संस्कृति की जानकारी का प्रमुख स्रोत है पुरातात्विक खुदाई। हड़प्पा संस्कृति की जानकारी का मुख्य स्रोत है पुरातात्विक खुदाई। सिंधु घाटी के निवासियों की सभ्यता को जानने का मूल स्रोत वहाँ पाई वस्तुएं, बर्तन, जेवर, हथियार तथा औजार। सिंधु घाटी के निवासियों की सभ्यता को जानने का मूल स्रोत है वहाँ पाई गई वस्तुएं। कौन सा वस्तु मिला था? तो बर्तन मिला था, जेवर मिला था, हथियार मिला था और औजार मिला था। भारत में चांदी की उपलब्धता को प्राचीनतम साक्ष्य कहाँ से मिलते हैं? हड़प्पा संस्कृति से। भारत में चांदी के उपलब्धता के प्राचीनतम साक्ष्य कहाँ से मिलते हैं? तो हड़प्पा संस्कृति से। अब देखिए अगला सवाल, अगला पॉइंट्स। हड़प्पा में मिट्टी के बर्तनों पर सामान्यतः किस रंग का उपयोग हुआ था?
तो लाल रंग का। हड़प्पा में मिट्टी के बर्तनों पर सामान्यतः किस रंग का उपयोग हुआ था? लाल रंग का। मोहनजोदड़ो कहाँ स्थित है? तो पाकिस्तान के सिंध प्रांत में। मोहनजोदड़ो कहाँ स्थित है? तो पाकिस्तान के सिंध प्रांत में। मोहनजोदड़ो पाकिस्तान के सिंध प्रांत के लड़काना जिले में सिंधु नदी के तट पर स्थित है। मोहनजोदड़ो कहाँ है? पाकिस्तान के सिंध प्रांत के लड़काना जिले में। पाकिस्तान के सिंध प्रांत के लड़काना जिले में सिंधु नदी के तट पर स्थित है। मूर्ति पूजा का आरंभ कब से माना जाता है? आर्यों से पूर्व। मूर्ति पूजा का आरंभ कब से माना जाता है? आर्यों से पूर्व। सैंधव सभ्यता का महान स्नानागार कहाँ से प्राप्त हुआ है? फोटो दिखाए थे मोहनजोदड़ो से। सैंधव सभ्यता का महान स्नानागार कहाँ से प्राप्त हुआ है? तो मोहनजोदड़ो से। रंगपुर जहाँ पर हड़प्पा के समकालीन सभ्यता थी, सौराष्ट्र में। रंगपुर जहाँ हड़प्पा की समकालीन सभ्यता थी है सौराष्ट्र में। दधीरी एक पर्वतीय हड़प्पाकालीन पुरा स्थल है पंजाब का। सिंधु घाटी के लोग किसमें विश्वास करते थे? तो मातृशक्ति में। सिंधु घाटी के लोग पूजा करते थे पशुपति की। सिंधु घाटी के लोग किसमें विश्वास करते थे? मातृशक्ति में। पूजा किसके करते थे? पशुपति की। मोहनजोदड़ो एवं हड़प्पा के पुरातात्विक खुदाई के प्रभारी थे सर जॉन मार्शल। मोहनजोदड़ो एवं हड़प्पा के पुरातात्विक खुदाई के प्रभारी थे सर जॉन मार्शल। सर जॉन मार्शल भारतीय पुरातत्व सर्वेक्षण विभाग के महानिदेशक थे। सिंधु घाटी सभ्यता के खोज निकालने में जिन दो भारतीयों का नाम जुड़ा है वे हैं आर.डी. बनर्जी और दयाराम साहनी। राखलदास बनर्जी और दयाराम साहनी। सिंधु घाटी सभ्यता के खोज निकालने में जिन दो भारतीयों का नाम जुड़ा है वे हैं राखलदास बनर्जी तथा दयाराम साहनी। हड़प्पा का उत्खनन करने वाला प्रथम पुरातत्वविद जो इसके महत्व को नहीं समझ पाया था वो था कनिंघम, अलेक्जेंडर कनिंघम। हड़प्पा का उत्खनन करने वाला प्रथम पुरातत्वविद जो इसके महत्व को नहीं समझ पाया था वो था अलेक्जेंडर कनिंघम। हाथी दांत का पैमाना हड़प्पीय संदर्भ में कहाँ मिला है? तो वो मिला है लोथल में। हाथी दांत का पैमाना हड़प्पीय संदर्भ में कहाँ मिला है? तो लोथल में। बनावली किस नदी घाटी में स्थित है? तो घग्गर और उसके सहायक नदियों की घाटी में। बनावली किस नदी में स्थित है? तो घग्गर और उसकी सहायक नदियों की घाटी में। बनावली नामक हड़प्पाकालीन स्थल ये हरियाणा में है। बनावली नामक हड़प्पाकालीन स्थल हरियाणा में है। हड़प्पा संस्कृति के संदर्भ में शैलकृत स्थापत्य के प्रमाण कहाँ मिले हैं? तो धौलावीरा से। हड़प्पा संस्कृति के संदर्भ में शैलकृत स्थापत्य के प्रमाण कहाँ से मिले हैं? तो धौलावीरा से। धौलावीरा हड़प्पा सभ्यता की भारत में स्थित दूसरी सबसे बड़ी बस्ती है। यह गुजरात के कच्छ के रण में स्थित है। तो प्रथम राखीगढ़ी है। धौलावीरा हड़प्पा सभ्यता के भारत में स्थित सबसे बड़ा कौन है? धौलावीरा। दूसरा में कौन है? तो सॉरी, एक बार फिर से मैं बता देता हूँ। धौलावीरा हड़प्पा स्थित के भारत में स्थित दूसरी सबसे बड़ी बस्ती है और पहला बस्ती राखीगढ़ी है। सबसे बड़ा राखीगढ़ी, दूसरा धौलावीरा। राखीगढ़ी और धौलावीरा। हड़प्पीय नगर जो 3 भागों में विभक्त है धौलावीरा है। हड़प्पीय नगर जो 3 भागों में विभक्त है धौलावीरा। वस्त्रों के लिए कपास की खेती का आरंभ सबसे पहले कहाँ किया गया था? भारत में। वस्त्रों के लिए कपास की खेती का आरंभ सबसे पहले कहाँ किया गया था? तो भारत में। सिंधु घाटी सभ्यता के संबंध विख्यात वृषभ मुद्रा कहाँ से प्राप्त हुए हैं? तो मोहनजोदड़ो से। सिंधु घाटी सभ्यता से संबंध विख्यात वृषभ मुद्रा कहाँ से प्राप्त हुई है? मोहनजोदड़ो से। मिर्न पट्टिका पर उत्कीर्ण सिंह युक्त देवता की कृति प्राप्त हुई है कालीबंगा से। मिर्न पट्टिका पर उत्कीर्ण सिंह युक्त देवता की कृति प्राप्त हुई है कालीबंगा से। लेखन कला की उचित प्रणाली विकसित करने वाली सर्वप्रथम प्राचीन सभ्यता थी सुमेरिया की सभ्यता। लेखन कला की उचित प्रणाली विकसित करने वाली सर्वप्रथम प्राचीन सभ्यता थी सुमेरिया की सभ्यता। सुमेरिया सभ्यता के लोग प्राचीन विश्व की प्रथम लिपि आविष्कार करता थे। सुमेरिया सभ्यता के लोग प्राचीन विश्व की प्रथम लिपि आविष्कार करता थे। अब ये पन्ना जो अभी आपको ये वाला है, ये जिसमें 3 चार्ट हैं। एक चार्ट ये हुआ, दूसरा चार्ट ये हुआ, तीसरा चार्ट ये और चौथा चार्ट ये। असल मैंने 3 4 5 चार्ट हैं। ये हड़प्पा सिविलाइजेशन से यही इतने से सारे से क्वेश्चन आएंगे। तो हम लोग को ये वाला चार्ट बहुत ही अच्छे से कर लेना है इस पेज को। तो चलिए हम लोग अब शुरुआत करते हैं करने के लिए। देखिए,
कह रहा है पहला पहला चार्ट में कि सिंधु सभ्यता के प्रमुख स्थल हम लोग इसमें याद करने वाले हैं। एक सेकंड रुक जाइए। हाँ तो चलिए देखिए, सबसे पहला स्थल है आपको हड़प्पा। तो देखिए आपको सबसे पहले सिंधु सभ्यता के स्थल में हम आपको कुछ स्थल का नाम याद करवाते हैं, फिर आपको हम उत्खनन वर्ष याद करवाएंगे, फिर उत्खनन कर्ता याद करवाएंगे, फिर नदी तट, फिर वर्तमान स्थिति। तो बहुत ही लंबा होने वाला है, लेकिन आप लोग धैर्य बना के याद करेंगे। सबसे पहले देखिए, दो दो करके याद रखिए। एक हड़प्पा मोहनजोदड़ो, प्रमुख स्थल में कौन हो गया? हड़प्पा मोहनजोदड़ो। सूतकागंडोर रंगपुर, सूतकागंडोर रंगपुर, हड़प्पा मोहनजोदड़ो सूतकागंडोर रंगपुर, चनहुदरो रोपर, चनहुदरो रोपर, चनहुदरो रोपर, चनहुदरो रोपर, रंगपुर, सुतगोंडरा मोहनजोदड़ो हड़प्पा, हड़प्पा मोहनजोदड़ो सूतकागंडोर रंगपुर, चनहुदरो रोपर। अब इसके नीचे वाला कुल याद कर लीजिए रोपर के बाद। कोट दीजिए आलमगीरपुर लोथल, कोट दीजिए आलमगीरपुर लोथल, कोट दीजिए आलमगीरपुर लोथल, कोट दीजिए आलमगीरपुर लोथल, कालीबंगा मालवन, कालीबंगा मालवन, कालीबंगा मालवन, कालीबंगा मालवन, सुरकोटड़ा बनवाली, सुरकोटड़ा बनवाली, सुरकोटड़ा बनवाली, रोपर कोट दीजिए, रोपर कोट दीजिए, आलमगीरपुर लोथल, आलमगीरपुर लोथल, कालीबंगा मालवन, सुरकोटड़ा बनवाली, सुरकोटड़ा बनवाली, कालीबंगा मालवन। अब ऊपर से फिर से देख लीजिए, ये सारे स्थल हैं, आपको याद रखना होगा। हड़प्पा मोहनजोदड़ो, हड़प्पा मोहनजोदड़ो, हड़प्पा मोहनजोदड़ो, सूतकागंडोर रंगपुर, सूतकागंडोर रंगपुर, चनहुदरो रोपर, चनहुदरो रोपर, कोट दीजिए, कोट दीजिए आलमगीरपुर, कोट दीजिए आलमगीरपुर, लोथल कालीबंगा, लोथल कालीबंगा, मालवन सुरकोटड़ा, मालवन सुरकोटड़ा, बनवाली बनवाली। चलिए अब डेट भी याद रखते चलना अगली बार में। हड़प्पा का उत्खनन वर्ष 1921, हड़प्पा का उत्खनन वर्ष 1921, हड़प्पा का 1921, 1921, 1922। आप ऐसे डेट याद रख लीजिए, 1921, 1922, 1927 और 1962, 1927 और 1962। यहाँ पे खाली 1927 भी याद रख लीजिए, काफ़ी चलेगा। 1921, 1922, 1927, फिर 1962, फिर 1931 से 34 के बीच, फिर 1943। चलिए यहाँ तक याद हो गया। फिर से देखिए, 1921 में हड़प्पा, 1921 में हड़प्पा मोहनजोदड़ो, 1922 में, 1927 में सूतकागंडोर, और 1962 में भी, 1960 और 1962, 1927 और 1962। 1921 में हड़प्पा, 1922 में मोहनजोदड़ो, और तीसरा में सूतकागंडोर 1927 में, 1927 में सूतकागंडोर, 1921 में हड़प्पा, 1922 में मोहनजोदड़ो, और 1927 में और 1962 में सूतकागंडोर। 1931 से 34 के बीच में रंगपुर, 1931 से 34 के बीच में रंगपुर, और 1943 में चहुंदरो, 1943 में चहुंदरो, 1921, 1921, 1922, 1922, 1921 में हड़प्पा, 1922 में मोहनजोदड़ो, 1927 में सूतकागंडोर, और इसके साथ 1962 में भी खोजा गया था, माने इस 2 बार खुदाई हुआ था। 1931 से लेकर 34 तक खुदाई हुआ तो रंगपुर खोज लिया गया, और चहुंदरो को 1943 में। ये पॉइंट याद हो गया। चलिए अब फिर से देखिए, अब इसके उत्खनन कर्ता भी आपको साथ साथ याद रखना है। हड़प्पा 1921 में खोजा गया, जिसके उत्खनन करता थे दयाराम साहनी एवं माधव स्वरूप वत्स। हड़प्पा को 1921 में खोदा गया, जिसके उत्खनन करता थे श्री दयाराम साहनी और माधव स्वरूप वत्स। श्री दयाराम साहनी और माधव स्वरूप वत्स हड़प्पा को 1921 में खोजा गया, श्री दयाराम साहनी एवं माधव स्वरूप वत्स। इसके साथ साथ आपको ये याद रखना है कि हड़प्पा कहाँ है। तो हड़प्पा दोस्तों है पाकिस्तान के पंजाब प्रांत के मोंटगोमरी ज़िले में, पाकिस्तान के पंजाब प्रांत के मोंटगोमरी ज़िले में, पाकिस्तान के पंजाब प्रांत के मोंटगोमरी ज़िले में, रावी नदी के तट पर है, रावी नदी के तट पर है श्री दयाराम साहनी और माधव स्वरूप वत्स। चलिए याद करिए कि हड़प्पा 1921 में खोजा गया, श्री दयाराम साहनी एवं माधव स्वरूप वत्स के द्वारा, रावी नदी के तट पर पाकिस्तान के पंजाब प्रांत में मोंटगोमरी ज़िले में। कितने पॉइंट्स हो गए हड़प्पा से कि 1921 में खोजा गया, और इसके खोजकर्ता कौन थे? तो दयाराम साहनी और माधव स्वरूप वत्स, और रावी नदी के तट पर है, और वर्तमान स्थिति आज का क्या है? तो ये पाकिस्तान का पंजाब प्रांत का मोंटगोमरी ज़िला। दूसरा, मोहनजोदड़ो को 1922 में खोजा गया, मोहनजोदड़ो को 1922 में खोजा गया, जो राखलदास बनर्जी ने खोजे, और सिंधु नदी के तट पर पाकिस्तान के सिंध प्रांत के लड़काना ज़िले में है, पाकिस्तान के सिंध प्रांत के लड़काना ज़िले में है।
पाकिस्तान के सिंध प्रांत के लड़काना जिले में है। कौन? मोहनजोदड़ो। मोहनजोदड़ो। चलिए अब हम लोग बढ़ते हैं आगे की तरफ। एक सेकंड थोड़ा रुक जाइए, माइक से प्रॉब्लम हो रहा है। हाँ, मोहनजोदड़ो का खोज कौन कर किए थे? तो 1922 ईस्वी में राखलदास बनर्जी सिंधु नदी के तट पर पाकिस्तान के सिंध प्रांत के लड़काना जिले में। सुत गोंडरा 1927 और 1962 में खोजा गया। एक 1927 में थे लॉरेंस स्टाइल और 1962 में थे जॉर्ज डेल्स। 1927 में खोजा गया ऑरेंज स्टाइल के द्वारा और जॉर्ज डेल्स के द्वारा 1962 में। दास्क नदी के किनारे है और बलूचिस्तान पाकिस्तान में है। आज का बलूचिस्तान पाकिस्तान में है। सुतका गंडोर का कहाँ है? तो आज के बलूचिस्तान पाकिस्तान में दास्क नदी के किनारे है। ऑरेंज स्टाइल 1927 में उत्खनन किए थे और जॉर्ज डेल्स 1962 में उत्खनन किए थे। तो 3 गो याद हो गया आप लोगों को। 3 आप लोग को याद हो गया। हड़प्पा 1921 में खोजा गया श्री दयाराम साहनी एवं माधो स्वरूप वत्स के द्वारा रावी नदी के तट पर पाकिस्तान के पंजाब प्रांत के मोंटगोमरी जिले में है। मोहनजोदड़ो 1922 में खोजा गया राखलदास बनर्जी और के द्वारा खोजा गया सिंधु नदी के तट पर पाकिस्तान के सिंध प्रांत के लड़काना जिले में। सुतका गंडोर खोजा गया 1927 और 1962 में। 1927 में खोजा गया ऑरेंज स्टाइल के द्वारा और 1962 में खोजा गया जॉर्ज डेल्स के द्वारा। दास्क नदी के किनारे है और प्रेजेंट में ये बलूचिस्तान पाकिस्तान में है। अब रंगपुर को देख लीजिए। रंगपुर को खोजा गया 1931 से 34 ईस्वी के बीच में। माधो स्वरूप वत्स ने खोजा, जो कि भादर नदी पर है गुजरात में। रंगपुर कहाँ है? गुजरात के भादर नदी पर। रंगपुर कहाँ है? तो गुजरात के भादर नदी पर। 1931 से 34 के बीच में खुदाई के दौरान मिला। माधो स्वरूप वत्स के द्वारा। माधो स्वरूप वत्स के द्वारा। माधो स्वरूप वत्स के द्वारा खोजा गया। माधो स्वरूप वत्स के द्वारा रंगपुर 1931 से 34 ईस्वी में भादर नदी पर। अब देखते हैं आगे। चनहुदरो की अगर बात किया जाए, चनहुदरों की बात किया जाए तो 1943 में खोजा गया मैके के द्वारा सिंधु नदी के किनारे सिंध प्रांत सिंध पाकिस्तान में। सिंधु नदी के चनहुदरो कहाँ है? तो सिंध नदी के किनारे सिंध प्रांत में पाकिस्तान। 1943 में खोजा गया और मैके के द्वारा खोजा गया। मैके के द्वारा। रोपर है सतलज नदी पंजाब में। सतलज नदी पंजाब में, पंजाब भारत वाला पंजाब में। रोपर नदी कहाँ है? तो सतलज नदी के किनारे पंजाब भारत वाला। और कब खोजा गया? तो 1955 से 56 में। उस सतलज नदी को रोपर को कब खोजा गया? तो 1955 से 56 में। रोपर को कब खोजा गया? तो 1955 से 56 में। यज्ञदत्त शर्मा द्वारा। कोट दीजी 1955 से 57 में खोजा गया। 1955 से 57 में फैजल अहमद खां के द्वारा। ये भी सिंध प्रांत के खैरपुर नगर में है, सिंधु नदी के किनारे। फैजल अहमद खां द्वारा। कोट दीजी 1955 से 57 के बीच में खोजा गया। कोट दीजी 1955 से 57 के बीच में फैजल अहमद खां द्वारा सिंधु नदी के किनारे सिंध प्रांत का खैरपुर नगर। आलमगीरपुर ये 1958 में खोजा गया यज्ञदत्त शर्मा द्वारा रोपर और आलमगीरपुर खोजा गया। यज्ञदत्त शर्मा द्वारा 1955 से 56 में रोपर खोजा गया, जो कि सतलज नदी पंजाब के भारत वाला पंजाब में है। और आलमगीरपुर को 1958 में यज्ञदत्त शर्मा ने खोजा, जो कि हिंडन नदी। आलमगीरपुर कौन से नदी के किनारे? हिंडन नदी के किनारे। और कहाँ है? तो उत्तर प्रदेश के मेरठ में। लोथल को खोजा गया 1955 से 62 के खुदाई के दौरान। एस.आर. राव ने खोजा। लोथल को किसने खोजा? तो एस.आर. राव ने। घाघरा नदी के किनारे है और अहमदाबाद गुजरात में है। तो चलिए एक बार फिर से इतना को रिवाइज कर लें। हड़प्पा को खोजा गया 1921 में दयाराम साहनी और माधो स्वरूप वत्स और दयाराम साहनी ने 1921 में हड़प्पा खोजा। रावी नदी के तट के किनारे पाकिस्तान के पंजाब प्रांत के मोंटगोमरी जिले में स्थित है। मोहनजोदड़ो को खोजा गया 1922 में राखलदास बनर्जी के द्वारा।
खोजा। 1922 में राखलदास बनर्जी के द्वारा मोहनजोदड़ो खोजा, सिंधु नदी के तट पे पाकिस्तान के सिंध प्रांत के लड़काना जिले में स्थित है। मोहनजोदड़ो कहाँ है? तो पाकिस्तान के सिंध प्रांत के लड़काना जिले में। सुतका गंडोर कहाँ है? तो सुतका गंडोर दास्क नदी के किनारे बलूचिस्तान पाकिस्तान में है। सुतका गंडोर कहाँ है? तो दास्क नदी के किनारे है, बलूचिस्तान पाकिस्तान में। 1927 ईस्वी में एक बार खोदा गया, एक बार 1962 में खोदा गया। 1927 में ऑरेंज स्टाइल के द्वारा खोजा गया, 1962 में जॉर्ज डेल्स के द्वारा खोजा गया। 1927 ईस्वी में ऑरेंज स्टाइल के द्वारा और जॉर्ज डेल्स के द्वारा 1962 में। रंगपुर को 1931 से 34 के बीच में खोदा गया, जो कि माधो स्वरूप वत्स ने किया। माधो स्वरूप वत्स ने हड़प्पा में मदद किया था, और रंगपुर जो कि 1931-34 में भी माधो स्वरूप वत्स ने अकेले रंगपुर को 1931 से 34 के खुदाई के दौरान पाया, जो कि भादर नदी के किनारे। रंगपुर कहाँ है? तो भादर नदी के किनारे। और गुजरात में भादर नदी कहाँ है? तो गुजरात में भादर नदी गुजरात में, जहाँ से हमको रंगपुर मिला था। चहुंदरों की बात किया जाए तो मैके के द्वारा खोजा गया 1943 में। मैके के द्वारा 1943 में, चहुंदरों मैके के द्वारा 1943 में। सिंधु नदी के किनारे, सिंध पाकिस्तान में है। चहुंदरों कहाँ है? तो सिंध पाकिस्तान में, सिंधु नदी के किनारे। रोपर कहाँ है? तो रोपर है सतलज नदी के किनारे, पंजाब भारत वाला में। पंजाब भारत के पंजाब में सतलज नदी के किनारे रोपर है, जिसको 1955 से 56 में यगदत्त शर्मा द्वारा खोजा गया। रोपर को किसने खोजा? तो यगदत्त शर्मा ने रोपर को पंजाब, भारत का पंजाब वाला में खोजा। अब ऐसे ही हम लोग आगे बढ़ते हैं। कोट दीजी को 1955 से 57 में खोजा गया, फजल अहमद खां के द्वारा। कोट दीजी को फजल अहमद खां के द्वारा 1955 से 57 में खोजा गया, जो कि सिंधु नदी के किनारे है, सिंध प्रांत और खैरपुर नगर में। सिंध प्रांत के खैरपुर नगर में कोट दीजी है, जो कि सिंधु नदी के किनारे है। फजल अहमद खां ने खोजा था 1955 से 57 ईस्वी में। आलमगीरपुर को 1958 में खोजा गया यगदत्त शर्मा के द्वारा। आलमगीरपुर को 1958 ईस्वी में खोजा गया यगदत्त शर्मा के द्वारा, जो कि हिंडन नदी पर है। आलमगीरपुर हिंडन नदी के किनारे है, जो कि मेरठ उत्तर प्रदेश में। उत्तर प्रदेश के मेरठ में हिंडन नदी के किनारे आलमगीरपुर है, जिसको 1958 में यगदत्त शर्मा ने खोजा था। लोथल एस.आर. राव के द्वारा खोजा गया 1955 से 62 ईस्वी में। लोथल खोजा गया 1955 से 62 ईस्वी में एस.आर. राव के द्वारा, जो कि घग्गर नदी या घाघरा नदी कह सकते हैं, अहमदाबाद गुजरात में। लोथल कहाँ है? अहमदाबाद गुजरात में। अब देखिए लोथल हो गया। अब देखते हैं कालीबंगा को 1961 में खोजा गया बी लाल बी के थापर के द्वारा। कालीबंगा किसके द्वारा? तो बी बी लाल। देखो बीबी क्या पहनती है? तो चूड़ी पहनती है। कालीबंगा का मतलब चूड़ी होता है। और अगर बीबी क्या अगर काली चूड़ी मांगेगी और नहीं देगा तो थप्पड़ मार के उसको लाल कर देगी, उसके गाल को। यानी कि कालीबंगा बीबी लाल बी के थापड़ 1961 में। घाघरा नदी के किनारे ये भी है, हनुमानगढ़ राजस्थान, यानी घाघरा या घग्गर कह सकते हैं। तो घग्गर नदी गुजरात के अहमदाबाद में भी है, और राजस्थान के हनुमानगढ़ में भी घग्गर नदी है। तो बीबी लाल बी के थापड़, बीबी लाल और बी के थापड़, कालीबंगा 1961 में, घाघरा नदी के किनारे, और राजस्थान के हनुमानगढ़ के जिला में। मालवन कब खोजा गया? 1967 में, आल्बिन के द्वारा। मालवन किसके द्वारा? तो आल्बिन के द्वारा। मालवन 1967 में आल्बिन के द्वारा। मालवन कब? 1967 में आल्बिन के द्वारा। ताप्ती नदी के किनारे गुजरात में। ताप्ती नदी के किनारे मालवन। गुजरात में ताप्ती नदी के किनारे मालवन। मालवन कहाँ है? तो 1967 में खोजा गया आल्बिन नदी के द्वारा, ताप्ती नदी के किनारे गुजरात में। सुरकोटडा को 1972 में खोजा गया यगदत्त शर्मा के द्वारा। सुरकोटडा यगदत्त शर्मा के द्वारा खोजा गया 1972 में, और ये गुजरात के कच्छ में है। गुजरात के कच्छ में सुरकोटडा है, यगदत्त शर्मा ने खोज किया था 1972 में। 1973-74 में बनवाली का खोज किया रविंद्र सिंह बिष्ट के द्वारा घग्गर नदी पर, जो कि हरियाणा हिसार में है। हरियाणा के हिसार में भी घग्गर नदी है, उसी के किनारे बनवाली है, जो कि 1973 से 74 में खोजा गया रविंद्र सिंह बिष्ट के द्वारा।
मैं जानता हूँ बहुत सारा टाइम लग गया, पर अब और 2 मिनट के अंदर इसको रिवाइज करेंगे हम लोग अच्छे से, क्योंकि रिवीजन बहुत ही इंपॉर्टेंट है दोस्तों, और हम लोग को रिवीजन के बिना आगे नहीं बढ़ना चाहिए। तो चलिए शुरू हो जाइए। हड़प्पा खोजा गया 1921 में। हड़प्पा खोजा गया 1921 में दयाराम साहनी एवं माधो स्वरूप वत्स के द्वारा। 1921 में हड़प्पा खोजा गया श्री दयाराम साहनी एवं माधो स्वरूप वत्स के द्वारा। रावी नदी के तट पे है हड़प्पा। कहाँ है? रावी नदी के तट पर है, पाकिस्तान के पंजाब प्रांत के मोंटगोमरी जिले में है। हड़प्पा पाकिस्तान के पंजाब के मोंटगोमरी जिले में रावी नदी के तट पे है, जिसको 1921 में श्री दयाराम साहनी एवं माधो स्वरूप वत्स ने खोजा था। मोहनजोदड़ो को 1922 ईस्वी में राखलदास बनर्जी के द्वारा खोजा गया। मोहनजोदड़ो को 1922 में राखलदास बनर्जी के द्वारा खोजा गया और सिंधु नदी के तट पे है, पाकिस्तान के सिंध प्रांत के लड़काना जिले में है। मोहनजोदड़ो पाकिस्तान के सिंध प्रांत के लड़काना जिले में सिंधु नदी के तट पर है, जिसको 1922 ईस्वी में राखलदास बनर्जी ने खोदा था। सुतका गंडोर 1927 ईस्वी में ऑरेंज स्टाइल ने और 1962 ईस्वी में जॉर्ज डेल्स ने दास्क नदी के किनारे बलूचिस्तान पाकिस्तान से खोजा था। सुतका गंडोर पाकिस्तान के बलूचिस्तान में दास्क नदी के किनारे है, जिसको कि 1927 ईस्वी में ऑरेंज स्टाइल और जॉर्ज डेल्स ने 1962 में उत्खनन किए थे। रंगपुर जो कि 1931 से 34 ईस्वी में माधव स्वरूप वत्स के द्वारा खोजा गया। रंगपुर जो कि 1931 से 34 ईस्वी में माधव स्वरूप वत्स के द्वारा खोजा गया, जो भादर नदी के किनारे गुजरात में है। रंगपुर गुजरात के भादर नदी के किनारे है, जिसको कि 1931 से 34 ईस्वी में माधव स्वरूप वत्स ने खोजा था। चहुंदरो को 1943 ईस्वी में मैके के द्वारा खोजा गया। चहुंदरो 1943 में मैके के द्वारा खोजा गया, जो कि सिंधु नदी के तट पर सिंध पाकिस्तान में है। चनहुदरो जो कि पाकिस्तान के सिंध प्रांत में सिंधु नदी के किनारे है, जिसको कि मैके ने 1943 ईस्वी में खोजा था। रोपर को 1955 से 56 ईस्वी में यज्ञदत्त शर्मा ने खोजा था। रोपर को यज्ञदत्त शर्मा ने 1955 से 56 ईस्वी में खोजा था, जो कि भारत के पंजाब राज्य के सतलज नदी पर स्थित है। रोपर जो कि भारत के पंजाब में राज्य में सतलज नदी के किनारे स्थित है, जिसको 1955 से 56 में यज्ञदत्त शर्मा ने खोजा था। कोट दीजी दोस्तों 1955 से 57 में फजल अहमद खान ने खोजा था। कोट दीजी 1955 से 57 ईस्वी में फजल अहमद खान ने खोजा था, जो कि सिंधु नदी के तट पर सिंध प्रांत का खैरपुर नगर में स्थित है। कोट दीजी जो कि सिंध प्रांत का खैरपुर नगर में स्थित है, जो कि सिंधु नदी के किनारे, जिसको 1955 से 57 ईस्वी में फजल अहमद खान ने खोजा था। आलमगीरपुर जो कि 1958 ईस्वी में खोजा गया था यज्ञदत्त शर्मा के द्वारा। आलमगीरपुर जो कि 1958 ईस्वी में खोजा गया यज्ञदत्त शर्मा के द्वारा, जो कि हिंडन नदी के किनारे स्थित है और हिंडन नदी मेरठ के उत्तर प्रदेश में है। आलमगीरपुर जो कि उत्तर प्रदेश के मेरठ जिला के हिंडन नदी के किनारे है, जिसको 1958 में यज्ञदत्त शर्मा ने खोजा था। लोथल 1955 से 62 में एस आर राव ने खोजा था। लोथल को 1955 से 62 में एस आर राव ने खोजा था, जो कि घाघरा नदी के किनारे गुजरात के अहमदाबाद में है। लोथल जो कि गुजरात के अहमदाबाद में घग्घर नदी के किनारे है, जिसको 1955 से 62 में एस आर राव ने खोज करके निकाला था। कालीबंगा को 1961 में बीबी लाल यानी बीबी लाल और बी के थापर ने मिलकर घग्घर नदी के किनारे राजस्थान के हनुमानगढ़ जिले से उत्खनन किया था। कालीबंगा को राजस्थान के हनुमानगढ़ जिले में घग्घर नदी के किनारे 1961 ईस्वी में बीबी लाल और बी के थापर ने मिलकर खोजा था। मालवन को 1967 में आल्विन के द्वारा खोजा गया। मालवन को आल्विन के द्वारा 1967 में खोजा गया, जो कि ताप्ती नदी के किनारे गुजरात में है। मालवन जो कि गुजरात के ताप्ती नदी के किनारे है, जिसको 1967 में आल्विन के द्वारा खोजा गया था। सुरकोटड़ा को 1972 ईस्वी में यज्ञदत्त शर्मा के द्वारा खोजा गया, जो कि गुजरात के कच्छ जिला में है। सुरकोटड़ा जो गुजरात के कच्छ जिला में है, यज्ञदत्त शर्मा के द्वारा 1972 में खोजा गया। लास्ट बनवाली जो कि 1973-74 ईस्वी में खोजा गया रविंद्र सिंह बिष्ट के द्वारा, जो कि घग्घर नदी के किनारे हरियाणा हिसार में है। बनवाली जो कि हरियाणा के हिसार जिला में है, जो कि घग्घर नदी के किनारे है, 1973 से 74 ईस्वी में रविंद्र सिंह बिष्ट के द्वारा खोजा गया था। अब आपको याद रखना है कि प्राचीन नदियाँ एवं उनके वर्तमान नाम।
प्राचीन नदियाँ और उनके वर्तमान नाम। देखिए, प्राचीन नाम क्या है? सिंधु, सदानीरा, गोमल, कुभा, सुवस्तु, परुस्नी, वितस्ता, अस्किनी, स्वतुद्री, मरुद्र, वर्धा, विपाशा, सुषुम्ना, सरस्वती और दृशदती। हम लोग को इसी का नाम याद रखना है। फिर से देखिए, दो दो करके याद रखेंगे। सिंधु, सदानीरा। सिंधु को सिंधु कहा गया, सदानीरा को गंडक। सिंधु को सिंधु कहा गया, सदानीरा को गंडक कहा गया। सिंधु को सिंधु, सदानीरा को गंडक कहा गया। सिंधु को सिंधु, सदानीरा को गंडक कहा गया। सिंधु को सिंधु, सदानीरा को गंडक कहा गया। गोमल और कुभा। गोमल और कुभा। गोमल और कुभा। गोमल को गोमती, कुभा को काबुल। 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 अब हम लोग को ये चार को करके एक साथ याद करेंगे। सिंधु को सिंधु, सदानीरा को गंडक। सिंधु को सिंधु, सदानीरा को गंडक। गोमल को गोमती, कुभा को काबुल। गोमल को गोमती, कुभा को काबुल। सिंधु को सिंधु, सदानीरा को गंडक। गोमल को गोमती, कुभा को काबुल। आगे देखिए। सुवस्तु परुस्नी, रावी। सुवस्तु और परुस्नी। सुवस्तु को स्वात कहा गया वर्तमान में, परुस्नी को रावी नदी कहा गया। सुवस्तु को स्वात कहा गया और परुस्नी को रावी कहा गया। सुवस्तु को स्वात कहा गया और परुस्नी को रावी कहा गया। सुवस्तु को स्वात कहा गया, परुस्नी को रावी कहा गया। वितस्ता और अस्किनी। वितस्ता को झेलम कहा गया और अस्किनी को चिनाब कहा गया। वितस्ता को झेलम कहा गया और अस्किनी को चिनाब कहा गया। वितस्ता को झेलम कहा गया और अस्किनी को चिनाब कहा गया। तो सुवस्तु, परुस्नी, वितस्ता और अस्किनी। सुवस्तु को स्वात कहा गया, परुस्नी को रावी कहा गया, वितस्ता को झेलम कहा गया, अस्किनी को चिनाब कहा गया। सुवस्तु को स्वात कहा गया, परुस्नी को रावी कहा गया, वितस्ता को झेलम कहा गया, अस्किनी को चिनाब कहा गया। शत्रुदी, मरुद्वर्धा। शत्रुदी और मरुद्र वर्धा। शत्रुद्री को सतलज कहा गया और मरुद्र वर्धा को मरुबर्दबान कहा गया। शत्रुद्री को सतलज कहा गया और मरुद्र वर्धा को मरुबर्दान कहा गया, बर्दबान कहा गया। शत्रुद्री को सतलज कहा गया और मरुद्र वर्धा को मरुबर्दबान कहा गया। विपाशा को व्यास कहा गया, सुषुम्ना को सोहान कहा गया और सरस्वती दृशद्वती को घाघरा या घग्घर कहा गया। विपाशा को व्यास कहा गया, सुषुम्ना को सोहान कहा गया, सरस्वती दृशद्वती को घाघरा या घग्घर कहा गया। विपाशा को क्या कहा गया? व्यास। विपाशा को व्यास, सुषुम्ना को सोहान, सरस्वती या दृशद्वती को घाघरा या घग्घर नदी। याद हो गया? तो आप देखिए, एक बार फिर से रिवाइज करा देता हूँ। सिंधु को सिंधु कहा गया, सदानीरा को गंडक। सिंधु को सिंधु कहा गया, सदानीरा को गंडक। गोमल को गोमती कहा गया, कुभा को काबुल। गोमल को गोमती कहा गया, कुभा को काबुल। सुवस्तु को स्वात कहा गया और परुस्नी को रावी। वितस्ता को झेलम कहा गया, अस्किनी को चिनाब। वितस्ता को झेलम कहा गया और अस्किनी को चिनाब। शत्रुद्री को सतलज कहा गया और मरुबर्धा को मरुबर्दबान। शत्रुद्री को सतलज कहा गया और मरुद्र वर्धा को मरुबर्दबान कहा गया। विपाशा को व्यास कहा गया, सुषुम्ना को सोहान कहा गया। विपाशा को व्यास कहा गया और सुषुम्ना को सोहान कहा गया। सरस्वती दृशद्वती को घाघरा या घग्घर कहा गया। अब आप लोग को याद करना है कि प्रमुख द्रव्य माने कि तांबा कहाँ कहाँ से मिला था, टीन कहाँ कहाँ से मिला था, फिर चांदी कहाँ से मिला था, सोना कहाँ से मिला था। तो ये सब कुछ चीज़ें आप लोग को याद रखना होगा। तांबा और टीन बहुत ही इंपॉर्टेंट है, तो देख लीजिए। तांबा मिला था बलूचिस्तान, राजस्थान, दक्षिण भारत, अफगानिस्तान से। तांबा कहाँ कहाँ से मिला? तो बलूचिस्तान, राजस्थान, दक्षिण भारत, अफगानिस्तान से। तांबा उस टाइम पे कहाँ कहाँ से मिला? तो बलूचिस्तान, राजस्थान, दक्षिण भारत और अफगानिस्तान से। टीन कहाँ कहाँ से मिला? तो बंगाल, अफगानिस्तान से। टीन कहाँ से मिला?
मिला? तो बंगाल और अफ़गानिस्तान से। टीन कहाँ कहाँ से मिला? तो बंगाल और अफ़गानिस्तान से। आगे देखिए, चांदी कहाँ कहाँ से मिला? तो अजमेर, दक्षिण भारत, अफ़गानिस्तान, ईरान से। चांदी कहाँ से मिला? तो अजमेर से, दक्षिण भारत, अफ़गानिस्तान और ईरान से। चांदी कहाँ कहाँ से? अजमेर से, जो कि राजस्थान में है, दक्षिण भारत से, अफ़गानिस्तान और ईरान से। चांदी कहाँ से मिला? अफ़गानिस्तान, ईरान, अजमेर, दक्षिण भारत से। लाजवर्द कहाँ से मिला? बदखसा, उत्तर पूर्व अफ़गानिस्तान और मेसोपोटामिया। लाजवर्द कहाँ से मिला? तो बदखसा, उत्तर पूर्व अफ़गानिस्तान और मेसोपोटामिया। लाजवर्द कहाँ से मिला? बदखसा, उत्तर पूर्व अफ़गानिस्तान, मेसोपोटामिया। सोना कहाँ से मिला? तो मैसूर, कंधार से। सोना कहाँ से? मैसूर, जो कि कर्नाटक में है, कंधार और अफ़गानिस्तान। सोना कहाँ से मिला? मैसूर और कंधार। स्फटिक पामीर, कश्मीर, फारस से। पामीर, कश्मीर, फारस से स्फटिक मिला। स्फटिक मिला। स्फटिक कहाँ से मिला? तो पामीर, कश्मीर, फारस से। जमुनिया कहाँ से मिला? तो महाराष्ट्र से। जमुनिया कहाँ से मिला? तो महाराष्ट्र से। शंख कौड़ी कहाँ से मिला? दक्षिण भारत और सौराष्ट्र से। शंख कौड़ी कहाँ से मिला? तो दक्षिण भारत और सौराष्ट्र से। गोमेद, गोमेद कहाँ से मिला? तो सौराष्ट्र से। गोमेद कहाँ से मिला? सौराष्ट्र से। सेलखड़ी बलूचिस्तान, राजस्थान से मिला। सेलखड़ी कहाँ से मिला? बलूचिस्तान और राजस्थान से। सीसा कहाँ कहाँ से मिला? तो ईरान, अफगानिस्तान, राजस्थान से। सीसा कहाँ से मिला? तो ईरान, अफगानिस्तान, राजस्थान से। हरित नीलमणि कहाँ से मिला? ईरान से। और नीलमणि कहाँ से मिला? महाराष्ट्र से। नीलमणि पूछे तो महाराष्ट्र से, और हरित नीलमणि पूछे तो ईरान से। नीलमणि पूछे तो महाराष्ट्र से, और हरित नीलमणि पूछे तो ईरान से। एक बार इसको फिर से देख लेंगे इस टेबल को। तांबा जो मिला हम लोगों को वो बलूचिस्तान, राजस्थान, दक्षिण भारत, अफगानिस्तान से मिला। बलूचिस्तान, राजस्थान, अफगानिस्तान और दक्षिण भारत से। टीन बंगाल, अफगानिस्तान से मिला। टीन कहाँ से मिला? तो बंगाल, अफगानिस्तान से मिला। और फिर देख लीजिए, फिर कह रहा है कि चांदी कहाँ से मिला? तो अजमेर, दक्षिण भारत, अफगानिस्तान, ईरान से मिला। चांदी कहाँ? अजमेर, दक्षिण भारत, अफगानिस्तान, ईरान से मिला। लाजवर्द कहाँ से मिला? बदखसा, उत्तर पूर्व अफगानिस्तान और मेसोपोटामिया से मिला। सोना कहाँ से मिला? तो मैसूर और कंधार से मिला। स्फटिक कहाँ से मिला? तो पामीर, कश्मीर, फारस से मिला। जमुनिया कहाँ से मिला? तो महाराष्ट्र से मिला। शंख कौड़ी कहाँ से मिला? तो दक्षिण भारत, सौराष्ट्र से मिला। स्फटिक कहाँ से मिला? तो मैसूर, पामीर, कश्मीर, फारस से मिला। जमुनिया कहाँ से मिला? तो महाराष्ट्र से मिला। शंख और कौड़ी कहाँ से मिला? तो दक्षिण भारत और या सौराष्ट्र से। गोमेद कहाँ से मिला? तो सौराष्ट्र से मिला। गोमेद कहाँ से मिला? तो सौराष्ट्र से। सेलखड़ी बलूचिस्तान और राजस्थान से मिला। सीसा कहाँ से मिला? तो ईरान, अफगानिस्तान, राजस्थान से। सीसा कहाँ से? ईरान से, अफगानिस्तान से, राजस्थान से। हरित नीलमणि कहाँ से मिला? ईरान से, लेकिन नीलमणि सिर्फ महाराष्ट्र से मिला। अब देख लीजिए, यहाँ पे हड़प्पा संस्कृति के पतन के कारण थे। तो टोटल 8 कारण थे पतन के। हमें ये 8 याद रखने हैं, और ये इस तरीके से याद रखना है कि नदी की शुष्कता, बोला था सूद और अग्रवाल ने कि सूद और अग्रवाल का मत था कि नदी की शुष्कता के कारण हड़प्पा संस्कृति का पतन हो गया। सूद और अग्रवाल ने क्या कहा? कि नदी की शुष्कता हो गया। लैम्ब्रिक ने कहा कि अस्थिर नदी तंत्र है, नदी तंत्र के कारण इसका पतन हो गया। लैम्ब्रिक ने क्या क्या मत दिया? कि अस्थिर नदी तंत्र के कारण पतन हो गया। लैम्ब्रिक ने कहा कि अस्थिर नदी तंत्र, और सूद अग्रवाल ने कहा कि नदी की शुष्कता। आर.एल. अस्टीन और ए.एन. घोष ने कहा कि जलवायु परिवर्तन के कारण हड़प्पा संस्कृति का पतन हो गया। आर.एल. अस्टीन और ए.एन. घोष ने क्या कहा? तो जलवायु परिवर्तन। के यू आर कैनेडी ने कहा प्राकृतिक आपदा। के.यू.आर. कैनेडी ने कहा प्राकृतिक आपदा। और भूकंप किसने बताया? रेइक्स ने कहा कि भूकंप आ गया था इसलिए पतन हो गया। पारिस्थितिकी असंतुलन किसने बताया? तो फेयर सर्विस ने बताया कि पारिस्थितिकी असंतुलन हो गया। फिर से देख लीजिए ये 6, फिर 2 और याद करवा दूंगा। सूद और अग्रवाल ने कहा नदी की शुष्कता। सूद और अग्रवाल ने क्या कहा? नदी की शुष्कता। सूद और अग्रवाल ने क्या कहा? नदी की शुष्कता। लैम्ब्रिक ने कहा अस्थिर नदी तंत्र। लैम्ब्रिक ने कहा अस्थिर नदी तंत्र। लैम्ब्रिक ने कहा अस्थिर नदी तंत्र। और आर.एल. अस्टीन और ए.एन. घोष ने कहा जलवायु परिवर्तन। आर.एल. अस्टीन और ए.एन. घोष ने कहा जलवायु परिवर्तन। के.यू. और कैनेडी ने कहा प्राकृतिक आपदा। के.यू.आर. कैनेडी ने कहा प्राकृतिक आपदा। के.यू.आर. कैनेडी ने कहा प्राकृतिक आपदा। रेइक्स ने कहा भूकंप। फेयर सर्विस ने कहा पारिस्थितिकी असंतुलन। फेयर सर्विस ने कहा
पारिस्थितिकी असंतुलन। फेयर सर्विस ने कहा पारिस्थितिकी अनुकूलन असंतुलन। और आर मार्टिन व्हीलर ने कहा आर्यों का आक्रमण हुआ था जिसके कारण हड़प्पा संस्कृति का पतन हो गया। मार्टिमर व्हीलर ने क्या कहा, आर्यों का आक्रमण बताया। गॉर्डन चाइल्ड स्टुअर्ट पिगट ने ब्राह्मण आक्रमण बताया। गार्डन चाइल्ड स्टुअर्ट पिगट ने क्या बताया, ब्राह्मण आक्रमण बताया। गार्डन चाइल्ड स्टुअर्ट पिगट ने क्या बताया कि ब्राह्मण आक्रमण हुआ था। गार्डन चाइल्ड स्टुअर्ट पिगट ने क्या बताया, तो बताया कि बाह्य आक्रमण हुआ था। तो इस तरीके से हड़प्पा सिविलाइजेशन खत्म हो गया। नेक्स्ट चैप्टर होगा वैदिक सभ्यता, जिसको हम अगली वीडियो से देखेंगे। दोस्तों मैं आपको एंशिएंट हिस्ट्री का इंपॉर्टेंट चैप्टर ही सोच रहा हूँ करवाने के लिए, क्योंकि बहुत ज़्यादा टाइम लगेगा, लेकिन देखता हूँ मैं क्या क्या कर सकता हूँ। तो अगर आप लोग को ये वीडियो पसंद आ रहा हो तो लाइक करें, और अगर चैनल पर नए हो तो सब्सक्राइब करें और अपने दोस्तों को भी शेयर करें। तो आप लोग से मैं विदा लेता हूँ इस उम्मीद के साथ कि आप अपने चरित्र को इस प्रकार बनाएंगे कि आपके साथ महिलाएं होने से सुरक्षित महसूस करेगी। धन्यवाद।